तो क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने की जरूरत है? केमिस्ट्री में पढ़ा दिया गया है, तो आगे बढ़े, फिर छोड़ दे इसको, न्यूक्लियर पे आए सीधे। नहीं पढ़ा है ना? यू आर सेइंग नहीं पढ़ा है? हाँ सर, यही ना? अच्छा, एक बार पढ़ा देते हैं। तो एटम को लेके बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत कुछ बोला और सीक्वेंस में बोला, पहले रफ, फिर थोड़ा बेटर, फिर थोड़ा बेटर, ऐसे ही दुनिया में डिस्कवरीज होती हैं। पहली बार में अगर किसी ने पेड़ से उतर के जमीन में रहने का सोचा होगा इंसानों ने, तो क्या पहली बार में ही बहुत अच्छे घर नहीं बनाए होंगे? बट क्या वो आदमी वैल्यूएबल होगा जिसने पेड़ से उतर के पहली बार घर में रहने का सोचा? अरे झोपड़ी में या जो भी घास फूस में, वो वैल्यूएबल आदमी होगा। उसने कितना क्रांतिकारी काम किया होगा उस जमाने के हिसाब से। उस जमाने का वो, यस, उस जमाने का वो, मैं क्या कह सकता हूं, इस समय सबसे बड़ा नाम जो रिवॉल्यूशन करता है, किसको बोल सकते हैं? अरे वो अपना स्मार्ट सा है। हाँ, नहीं, वो तो हो गए कि डीएनए लेवल पे उसके अंदर कुछ होगा तभी उसने रिवॉल्यूशन कर पाया। हाँ, होगा उसके अंदर तभी वो रिवॉल्यूशन ला पाया। अरे वो अपना जिसने ट्विटर खरीदा था, एलॉन मस्क, यस, उस जमाने का एलॉन मस्क वही होगा जिसने पेड़ से उतर के जमीन में रहने के बारे में पहली बार सोचा, है ना? तो उसमें से पहला नाम शायद थॉमसन का आता है। थॉमसन से पहले भी कोई था। थॉमसन ने बताया कि एटम के अंदर तरबूज के बीज की तरह इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होते हैं और बाकी जगह पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। बिल्कुल नहीं, उसने कहा था सब कुछ होता है। उसने कहा कि जब हम देखो गर्म करते हैं तो वो तरबूज के बीज जैसे जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो बाहर निकल आते हैं, ये उसका, और ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। ये उसका अपना मॉडल था। और किस बेसिस पे बनाया था उसने? थर्मियोनिक एमिशन वाले ऑब्जर्वेशन को देख के। यानी ऐसे उसने भी हवा में बात नहीं करी थी, कम से कम उसने ये बताया कि ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है, उसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं, जो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक नेगेटिवली, जो ओवरऑल कलेक्टिवली असर नहीं करता है, अलग होता है तो असर करता है ना? तो जब थर्मियोनिक एमिशन होता है तो एक के अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है, एक के अंदर, तो कुछ बोला उसने जो थोड़ा थोड़ा लॉजिकल था उस जमाने के हिसाब से। वो भी अपने जमाने का इलॉन मस्क था, कुछ भी कह लो, मार्क जुकरबर्ग कर लो, उसने रिवॉल्यूशन लाया। उसके बाद और लोगों ने भी बहुत कुछ बोला होगा। उसके बाद अगला जो रिवॉल्यूशन नाम आता है वो किसका आता है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड वो पहले थे जिन्होंने वो सर्कुलर एटम वाली बात करी। यानी उसके वो जो मॉडल था कि इलेक्ट्रॉन अंदर भरे पड़े होते हैं तरबूज के बीज की तरह, वो मॉडल को छोड़ के कुछ नया बताया कि नहीं, वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सेंटीपिटल फोर्स से बंधे होते हैं और वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इतनी बड़ी बात उसने पहली बार करी। यानी कुछ ऐसी बात है कि झोपड़ी में रह रहे थे, अचानक से एक रिवॉल्यूटर आया, उसने सीधे कहा कि बड़े मकान में रहना, वहां पीओपी होगी, फॉल सीलिंग होगी, लाइट होगी। ये बड़ा रिवॉल्यूशन। तो बड़ा रिवॉल्यूशन उस कड़ी में लाने वाला कौन था? रदरफोर्ड। लेकिन एक क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में बहुत फेमस है कि रदरफोर्ड के मॉडल की वीकनेस बताएं। सोचो, एक आदमी ने इतना बड़ा काम किया और उसके नाम पे हम क्या पढ़ते हैं? रदरफोर्ड के मॉडल की वीकनेस बताओ। सोचो, उसकी आत्मा आज भी भटकती होगी तो सोचती होगी, यार कि मैंने क्या गलती कर दी दुनिया को रिवॉल्यूशन देके, मैंने क्या अपराध कर दिया। ये क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड के मॉडल की गलतियां बताओ, कमियां बताओ। तो कमियां तो होंगी ही यार, पहली बार उसने इतना रिवॉल्यूशन वाला काम बताया तो कमियां तो होंगी। मगर नहीं, हम लोग पढ़ते क्या है? कमियां पढ़ते हैं, उसकी तारीफ नहीं पढ़ते। तो थोड़ी देर हम उसकी तारीफ पढ़ेंगे, फिर कमियों पे बात करेंगे, ठीक? तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अपना मॉडल दिया था। वो एक्सपेरिमेंट हम बड़े इजीली समझ सकते हैं, ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है। गोल्ड ही क्यों चुना? तो क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके वो ये दिखाना चाहता था कि काफी महंगा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लोग चर्चा करें, ऐसा नहीं था। क्योंकि गोल्ड के अंदर वो फीचर है कि उसकी पन्नी सबसे पतली हो सकती है। तुमने एल्युमिनियम फॉयल देखी है? वो एल्युमिनियम की फॉयल है, उससे पतली शायद एल्युमिनियम फॉयल बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी।
और पतली चांदी की फॉइल जो मिठाइयों के ऊपर होती है, वो जो कि चांदी नहीं होती है, वो भी कोई मेटल है, मुझे लगता है वो एल्युमिनियम को ही काट के बनाया जाता है और बहुत घातक और नुकसानदायक होता है। तुम्हें क्या लगता है सही में चांदी होती है उसके ऊपर? होती ना तो खाने वाले पहले उसको किनारे करके अलग रखते जाते, फिर खाते, और फिर काफी दिन में काफी सारा चांदी इकट्ठा कर लेते। खैर, तो गोल्ड वाली फॉइल उससे भी कई हजार गुना पतली बनाई जा सकती, मतलब इतनी पतली कि कहने क्या है, मतलब आर पार दिख जाए इतनी पतली। कितनी पतली? अच्छा, नहीं लिखा है, मान के चलो कि ये बहुत पतली है फिर भी उसके अंदर 100-150 एटम का एटॉमिक स्पेस रहा होगा, इतना भी पतला नहीं है कि एक एटम का स्पेस हो। ठीक है, उसने अल्फा पार्टिकल जिसके अंदर एक खास नेचर ऑफ चार्ज उस समय तक असाइंड था, पॉजिटिव चार्ज, वो एक्सलेट कराया पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से, और एक्सलेट करा के काइनेटिक एनर्जी के साथ इसमें दिया। और यहां जगह जगह पे डिटेक्टर्स लगे थे। डिटेक्टर्स मतलब कि अल्फा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर बदलाव लाते थे, तो हमें पता चल जाता था कहां कितने अल्फा पार्टिकल गिरे। तो इस पूरे जगह पे डिटेक्टर्स लगे हुए थे जो ये बताते थे कहां कितने अल्फा पार्टिकल गिरे। तो उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस यहां लिखे हुए हैं। ज्यादातर पार्टिकल सीधे सीधे आर पार हो जाते थे। 0 डिग्री पे पार करने वाले अल्फा पार्टिकल की संख्या सबसे ज्यादा थी। बहुत कम पार्टिकल, मात्र 0.2% इधर उधर होते थे, है ना, जिनका 1 डिग्री या ज्यादा डिफ्लेक्शन होता था। और उसमें से भी 8000 में से एक 90 डिग्री और 10,000 में से एक 180 डिग्री टर्न करता था। 90 डिग्री का मतलब कि यहां गिरा और यहां चला गया, और 180 डिग्री मतलब ऐसा आया वैसा ही चला गया। बस में रहे। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, इसलिए इस पे हमें कोई बहस नहीं करना है, ये ऐसा उसने देखा। तो फिर उसके दिमाग में कुछ पिक्चर चला, भाई ऑब्जर्वेशन के बाद वो विजुलाइज करता है कि अंदर क्या होगा। तो वो विजुलाइजेशन मैं तुम्हें चला के दिखाने वाला हूं। मैंने गोल्ड फॉइल को थोड़ा सा जूम करके दिखाया है उसकी थिकनेस के लिए, और मैंने बहुत ज्यादा एटम की लेयर नहीं दिखाई है ताकि तुम्हें समझ आए। ये सब क्या है? हाँ, अल्फा पार्टिकल। यस, जब मैंने शीट को इतना जूम कर दिया है तो अल्फा पार्टिकल देखो, ये ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ किसी हार्ड चीज से टकरा के इधर उधर डिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब कि यार एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली हो, मानी एटम्स के अंदर ज्यादातर हिस्सा खाली होता है, कहीं कुछ सॉलिड चीज होती है ना। तो उसने ऑब्जर्वेशन के आधार पे मॉडल बनाया कि अगर इतने में से इतना ही डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो चीज कितना साइज में छोटी या बड़ी होगी। उसने अपना एक मॉडल बनाया। ठीक है, तो उसके मन में क्या चला होगा उसको मैं यहां देखो दिखा रहा हूं। जो उसके मन में चला है कि अंदर कुछ ऐसा है, ज्यादातर हिस्सा खाली है, बीच में कोई सॉलिड चीज है जिससे टकरा के ये लौट रहे हैं। अच्छा, अब टकराने का मतलब सही सेंस में टकराना नहीं है। दुनिया में टक्कर तो किसी चीज की होती नहीं, वो रिपेल करना है। और रिपल्शन ऐसा नहीं कि यहां से शुरू हुआ है तो धीरे धीरे स्पीड कम होती होगी और फिर टर्न कर जाता होगा। और ये एकदम शार्प एज वाला टर्निंग नहीं होती, वो कर्व टर्निंग होती है। कर्व टर्निंग होती है। फिर भी मैं काफी कुछ दिखाने की कोशिश किया हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि तो डिफ्लेक्शन करने वाला हार्ड मटेरियल उसको क्या बोला गया? न्यूक्लियस। और बाहर वाला खाली हिस्सा वो एटम का एक्सटीरियर। यानी एटम को दो कैटेगरी में, एटम को दो हिस्सों में सोचा गया, एक है न्यूक्लियर पार्ट और एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, तो बहुत सारी बातें तो पहले से लगभग तय थी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। क्यों? क्योंकि एटम आमतौर पे न्यूट्रल होता है, उसके अंदर कोई खास प्रॉपर्टी नजर नहीं आती जब दोनों होते हैं, है ना। तो एटम को न्यूट्रल माना गया। प्रोटॉन के अंदर जिस तरह का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के अंदर उसका अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री चार्ज है, दोनों मिलकर जीरो चार्ज बनाते हैं। तो ये सब बातों से वो एग्री किया, जो पहले से ही कहीं ना कहीं अंदाजा था। अब उसने कहा कि पूरा चार्ज ऐसा तरबूज की तरह नहीं होता कि वो जो रेड पार्ट है वो तरबूज का पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा नहीं होता, बल्कि उस पूरे रेड पार्ट को कंडेंस करके बहुत छोटी जगह पे 0.001% ऑफ द वॉल्यूम में रख दो, ऐसी चीज होती है न्यूक्लियस, जिसके अंदर कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन
और न्यूट्रल न्यूट्रॉन, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बात हो गई। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं। तो अब सबके दिमाग में रिवॉल्व कैसे करते हैं, तो इतनी सी बात, जो उस समय तक ग्रेविटेशन का जो सोलर सिस्टम वाला मॉडल था वो आ चुका था, ये तो बहुत लेटेस्ट डिस्कवरी है। तो डिस्कवरी उस मॉडल में हम लोग क्या मानते हैं कि सन के चारों तरफ अर्थ या अर्थ के चारों तरफ मून जो घूम रहा है, तो उसको कोई सेंटीपिटल प्रोवाइडर है और वहां वो सेंटीपिटल प्रोवाइडर ग्रेविटेशन फोर्स होता है। नहीं, तो यहां भी कोई सेंटीपिटल प्रोवाइडर चाहिए, तो उसने कहा देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो सेंटीपिटल प्रोवाइडर कौन है, इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या देता है, सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स इज अ रिक्वायरमेंट जो सर्कुलर मोशन करने के लिए चाहिए। तो उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं और उनको सेंटीपिटल प्रोवाइडर कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाकायदा उसने उसकी पूरी मैथमेटिक्स समझाने की कोशिश की। ठीक है, इसके अलावा रदरफोर्ड ने एटम के साइज को लेके भी ऑब्जर्वेशन की कि रफली एटम किस साइज का होता है। उसने उन अल्फा पार्टिकल का डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन किया जो 180 डिग्री पे रोटेट करके लौटते थे। तो 180 डिग्री पे रोटेट करके लौटते थे तो कहीं जाके एक पल के लिए रुक जाते होंगे, उनके बीच में एटम एटम के बीच का जो सेपरेशन था उससे उसको अंदाजा लगे कि एटम लगभग किस साइज का होता है। एग्जैक्ट साइज ना भी पता चले तो लगभग भी पता चले तो अपने आप में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है ना। किसी को एकदम ब्लाइंड है कि वो जो साइज है एटम का वो सेंटीमीटर लेवल का होता है, माइक्रोमीटर का होता है या एंगस्ट्रॉम लेवल का होता है, उसको ये भी पता चल जाए कि ये डी एंगस्ट्रॉम लेवल का होता है, तो अपने आप में बड़ी इंफॉर्मेशन है। तो ये बताने वाला पहला कौन था, रदरफोर्ड। खैर ये कैसे बताया होगा उसके लिए मैं थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूं, है क्या यहां पे कहीं मेंशन है, ठीक है। तो फिर मैं यहां एक इक्वेशन लिख रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए कि ये कैसे डिस्टेंस का अंदाजा लगाया होगा। तुम्हें याद है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये अल्फा पार्टिकल था, Q का चार्ज था, V के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कराया, तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी QV रही होगी। शुरू में इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट यानी लार्ज सेपरेशन है, तो पोटेंशियल जी क्या होगी, बाद में काइनेटिक एनर्जी एक पल के लिए क्या हो गई, जीरो। और पोटेंशियल जी बताओ, इसके अंदर Zd का चार्ज है और इसके अंदर 2E का चार्ज है ना। उस समय ये रफ थ्योरीज नहीं होंगी जिसको बल मिला यहां पे आके, तो कितना K Q1 Q2 अपॉन R। तुम्हें याद है पोटेंशियल जी का फॉर्मूला, K Q1 Q2 बाई R। तो Q1 कितना है प्लस Zd, Q2 क्या है प्लस 2E बाई R। तो क्या इसमें ये Q चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल था जो कि हम 2E लिख सकते हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस था, K वही 9 इंटू 10 टू पावर 9। ये सब पता है तो क्या हम R का अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं। ये मैकेनिकल जी कंजर्वेशन फॉर्मूला कभी हो सकता है तुम्हें इसको यूज करके कोई एक अननोन तुमसे निकलवा ले, पोटेंशियल निकलवा ले दूरी देके या दूरी निकलवा ले पोटेंशियल देके। क्या समझ पा रहे हो। तो ये बताने वाला पहली बार कौन था, रदरफोर्ड। बट हम लोग पढ़ते क्या है उसके बारे में, वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड। इसके अलावा उसने प्रोटॉन प्रोटॉन की टक्कर कराई और प्रोटॉन के साइज का अंदाजा लगाया। यहां भी थोड़ी सी मैकेनिक्स लगती है बट नॉट रिक्वायर्ड है। ये भी बताने वाला कौन था, बट हम लोग पढ़ते क्या है, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। मुझे पूरा डाउट है कि फेलियर बताने वाला कौन था, नेक्स्ट जो आया, और उसका नाम क्या था, नील्स बोर। नील्स बोर रदरफोर्ड का स्टूडेंट था। ये जैसे ही मुझे पता चला तब से मेरा तो भरोसा ही खत्म हो गया कि स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं। तो मुझे इमेजिन करता हूं तो ऐसा लगता है कि उस जमाने के पत्राचार में ऐसी खबरें निकलती होंगी, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया है, रदरफोर्ड की काफी तारीफ होती होंगी। तो बोर जो कि रदरफोर्ड को ज्यादा लाइक नहीं करता था, वो अपना मीडिया वालों से कह देता होगा नहीं उसके मॉडल में बहुत सारी कमियां हैं। उसने बताया नहीं कि एटम से निकलने वाला जो रेडिएशन होता है वो कंटिन्यूअस और क्यों होता है, बैंड क्यों होता है, कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता है। उसने बताया नहीं कि एटम एनर्जी क्यों निकालता है। ऐसी बातें वो बहकी बहकी करता था। तो लोग सोचते थे यार पागल आदमी है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, अपने टीचर की वैल्यू नहीं करता वगैरह वगैरह।
बट उसने कुछ समझ रखी थी चीजें, नई ऑब्जर्व करी थी, नए जमाने का लड़का था, एक जनरेशन आगे का था, तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी। बट वो ये कहलवाना चाह रहा था कि नहीं, रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां, पहले लिखो, अपने पत्राचार में लिखो कि रदरफोर्ड के मॉडल, तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। उससे लोग कहते होंगे भैया तुम अपना बताओ या दूसरे का क्यों गलत करवा रहे हो, तो उसने कहा नहीं, ऐसे हम नहीं बताएंगे। खैर, तो नील्स बोर, फाइनली नील्स बोर ही थे जिन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां ढूंढी, कमियां प्रकाशित की, कमियां को जन जन तक पहुंचाया और उसके बाद अपना मॉडल पेश किया। खैर, तो हम यार फेलियर समझने से पहले थोड़ा और तारीफ कर लेते हैं रदरफोर्ड की, फिर हम लोग फेलियर के बारे में बात करेंगे। तो मैंने कहा कि सेंटीपिटल प्रोवाइडर, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन सर्कुलर मोशन के लिए होता है v स्क्वायर बाई r, सबको पता है, ठीक है। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाई r, ये रिक्वायरमेंट होती है, सबको पता है सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाई r। ओके, अब रदरफोर्ड के हिसाब से न्यूक्लियस में प्लस जेडी का चार्ज होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कराते हैं, तो उसको सेंटर की तरफ फोर्स देने वाला कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या F बराबर ma के हिसाब से A सेंटीपिटल क्या है, v स्क्वायर बाई r, और F फोर्स कौन है। देखो यार, ये फोर्स नहीं होता है, ये तो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, जितनी की जरूरत है, और देने वाला लेफ्ट लिखा जाता है। वो देने वाला टेंशन होता था, नॉर्मल एक्शन होता था, फ्रिक्शन होता था, ग्रेविटेशन होता था, मैग्नेटिज्म होता था। यहां पर पहली बार क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। साइन नहीं लगाना है फोर्स के डिस्कशन में। क्या बताओ, यहां से R काट दो, तो हम कम से कम यहां पे एक फॉर्मूला देख रहे हैं, वो फॉर्मूला किसका है, कोई कह दे कि R दे दो तो V का है, V दे दो तो R का है। मैं सिंपली लिख रहा हूं ये mv स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो मैं अगली लाइन में कट करता हूं, ये किसका फॉर्मूला है, mv स्क्वायर का फॉर्मूला है, कितना आएगा, kz स्क्वायर बाई 2r। अच्छा, अब कल को कोई तुमसे पूछे यार सेंटीपिटल का आंसर दो, और 4 ऑप्शन में से ये देखने को ना मिले, तो क्या सेंटीपिटल का आंसर ये भी तो है, अरे ये भी तो सेंटीपिटल ही है। क्यों, सेंटीपिटल फोर्स जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये पूरा कर रहा है, तो ये उसके बराबर है। कोई पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो 4 ऑप्शन में से, और हो सकता है ये दे दे, हो सकता है ये दे दे, तो ये भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। तो ये चीजें पहली बात तो क्लियर कर ले, सेंटीपिटल फोर्स kz स्क्वायर बाई r है, जो कि इसके बराबर है। दोनों ही आंसर सही हैं। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन क्या हो गया, देखो जरा, v स्क्वायर बाई r को मैं क्या लिख सकता हूं, kz स्क्वायर बाई mr। कल को कोई तुमसे सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन पूछे, सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन पूछे, तो तुम v स्क्वायर बाई r ही लिखोगे, लेकिन इस टॉपिक में कोई सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन पूछे तो ये भी सही आंसर है और ये भी सही आंसर है, नहीं है। अरे भाई, v स्क्वायर बाई r लाओगे तो m डिवाइड में चला जाएगा कि नहीं, तो ये भी सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का आंसर है, क्या नहीं है। अरे जब ये दोनों इक्वल हैं तो अपने आप कन्वर्जन फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। हाँ, 2 कहां से आया, 2 है ही नहीं, सॉरी, ट्रू अभी नहीं आया। और कोई कंफ्यूजन है, चलो, तो इतनी बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द सेंटीपिटल प्रोवाइडर। काइनेटिक एनर्जी, हाँ भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और क्या वहां एम वी स्क्वायर लिखा है, तो एम वी स्क्वायर को मैं लिख देता हूं यहां उठा के, तो ये बन जाएगा के जेड स्क्वायर बाई 2r। देन ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल जी, कूलॉम्स की थ्योरी को सही मान लें तो पोटेंशियल जी क्या होता था, k q1 q2 बाई r, याद है, साइन के साथ q1 प्लस जेड q2 माइनस ई, तो साइन के साथ पोटेंशियल जी ये आएगी। इसको मैं सॉल्व करके लिखूंगा तो आएगा माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल जी में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, हाँ कौन ज्यादा है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या पोटेंशियल जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल जी ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी का डबल है। नहीं, अगर इस नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ोगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव,
ये बताओ नेगेटिव ज्यादा है या पॉजिटिव ज्यादा है? तो ये आंसर सॉल्व करके आएगा माइनस ऑफ kZe²/2r। मैं बल्कि साफ साफ देख रहा हूं कि यार पोटेंशियल जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल जी का आधा है, तो आधा कम हो जाएगा। टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है? ये नोटिस करने वाली बात है, फॉर्मूला याद रहेंगे तो सब याद रहेगा। देखो ये K है और ये E है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट E कैसा है? नेगेटिव है, और नेगेटिव होना ही चाहिए। तुम्हें याद है ग्रेविटेशन में मैं कहता था कि सैटेलाइट जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी टोटल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल जी क्या होती थी? -GMM/r, -GMM/r पोटेंशियल जी ऐसी होती थी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? +GMM/2r। उसको याद करोगे ना तो तुम्हें सब कुछ उसके जैसा ही लगेगा, बल्कि शुरू से याद करो। बताओ यहां हम क्या लिखते थे? GMM/r² बराबर mv²/r, और फिर वहां से हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाए थे, वहीं से काइनेटिक एनर्जी बनाए थे, वहीं से पोटेंशियल जी बनाए थे, सब कुछ वैसा ही है। काइनेटिक एनर्जी ये आ गया, वहां हम लोग v रख देते थे, यहां मैंने हाफ mv² सीधे सीधे उठा के रख दिया है। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल जी, क्या यही बिल्कुल एग्जैक्ट यही बातें हम लोगों ने ग्रेविटेशन में देखी है। वहां E का और K का मैग्नीट्यूड सेम होता था, E नेगेटिव होता था, K पॉजिटिव होता था, बिल्कुल ऐसी ही बातें हम देख चुके हैं। तो अगर पैटर्न में सोचोगे तो दोनों टॉपिक एक दूसरे की मदद करेंगे। याद आ गया यार? टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता था -GMM/2r, काइनेटिक एनर्जी होता था GMM/2r, और पोटेंशियल होता था -GMM/r। क्या ये सब बातें उसने कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड तो उसी से हुआ होगा, जो न्यूटन के ग्रेविटेशन वाली थ्योरी थी वहीं से सब कुछ इंस्पायर्ड है, बट उसका अपना है। किसने दिया है? रदरफोर्ड ने। खैर, तो अब उसकी कमियों पे बात करना है तो हमें थोड़ा और जानकारी जुटाना पड़ेगा, बोर्स के नजरिए से चीजों को देखना पड़ेगा। तो एक बात हर जगह आएगी, यहां r² था, आई एम सॉरी, ऊपर भी r² हो, ठीक, सही कर लें। तो अभी अगर हमें बोर्स मॉडल की कमियां समझना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? नया नजरिया लाना पड़ेगा, जो किसके पास था? बोर्स के बारे में। तो उस जमाने में एक शब्द चलता था, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है प्रिज्म में डाली गई लाइट से जनरेटेड अलग अलग कलर की लाइट का व्यू देखना, इज स्पेक्ट्रम। यानी पर्दे पे अगर व्हाइट लाइट डालो प्रिज्म में तो सामने पर्दे पे हर कलर की लाइट अलग अलग देखने को मिलती थी, विबग्योर पैटर्न में, है ना? ये विबग्योर पैटर्न है, और इस पैटर्न को ही हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी ये जो सामने दिख रहा है यही क्या है? स्पेक्ट्रम है, ये हमें दिख रहा है, तो हमें इसको डिटेक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दिख रहा है। फिर भी अगर मैं यहां एक पर्दा रख दूं और ये डिसाइड कर लूं कि मुझे प्रिज्म में किस जगह पे लाइट डालना है और कितने एंगल पे डालना है, ये सब कुछ पहले से डिसाइड हो, तो ये भी गारंटीड है कि पर्दे में इस जगह से इस जगह के बीच में ये पूरा स्पेक्ट्रम बनेगा नहीं। और किस जगह पे प्योर रेड आएगा, किस जगह हल्का रेड आएगा, किस जगह अगर और बारीकी से कोई बात करना चाहे, उनकी सबकी वेवलेंथ लिखना चाहे तो पर्दे पे मार्क कर सकता है कि ये प्योर रेड है इतनी वेवलेंथ का, ये हल्का रेड है इतनी वेवलेंथ का, ये येलो है इतनी वेवलेंथ का, ये ग्रीन है, ये हल्का ग्रीन है, सबकी अलग अलग वेवलेंथ है नहीं। अगर मैं कहूं कि इस पर्दे पे क्या रेड से धीरे धीरे बदलते बदलते ऑरेंज बना, फिर येलो बना, फिर ग्रीन बना, क्या यहां शार्प बाउंड्री ऑफ रेड कहीं देखने को नहीं मिलेगी या शार्प बाउंड्री ऑफ ग्रीन देखने को नहीं मिलेगी? तो ऐसे पर्दे पे बने गए स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटीन्यूअस मतलब ऑल पॉसिबल वेवलेंथ जो हो सकती हैं वो सब यहां मौजूद हैं, दिस इज कॉल्ड कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। खैर, स्पेक्ट्रम उस जमाने में लाइट को प्रिज्म में डाल के देखा जाता था। उस जमाने में कोई ये जानता ही नहीं था, कुछ और पहले तक जानता नहीं था कि लाइट के अलावा भी वेव होती है। यानी जब हम यहां व्हाइट लाइट डाल रहे हैं तो हो सकता है कि इस व्हाइट लाइट के साथ कुछ इनविजिबल लाइट भी हम यहां डालें। इनविजिबल मतलब जो हमें नहीं दिखाई देती, इनविजिबल मतलब रेड से कम वेवलेंथ की, रेड से ज्यादा वेवलेंथ की और वॉयलेट से कम वेवलेंथ की।
सोचो इस व्हाइट के साथ वो भी मिक्स्ड है, कौन कौन सी, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, सब मिक्स्ड है। तो क्या ये स्पेक्ट्रम इधर से इधर तक ही सीमित होगा? नहीं, रेड से ऊपर इंफ्रारेड अपनी उपस्थिति यहां दर्ज कराएगा, वॉयलेट से ज्यादा एनर्जी वाली अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज सब अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे यहां, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देंगे। नहीं, तो अब हम स्पेक्ट्रम को थोड़ा और ब्रॉडर सेंस में सोचें, तो स्पेक्ट्रम जो दिख रहा है उतना नहीं है, उससे वाइड स्पेक्ट्रम होता है। ये स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम का रेंज, वाइड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, ये सब इसी से बना है। क्या जितना स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं वो सच्चाई है, या सच्चाई उसके बियॉन्ड भी है? बियॉन्ड भी है, जो हमें दिख नहीं सकता, लेकिन कोई ना कोई मटेरियल ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जो उनके लिए सेंसिटिव होगा। तो ऐसे मटेरियल से बनाई गई फोटोग्राफिक प्लेट क्या उनकी उपस्थिति दर्ज कर सकता है, उनके लिए यस नो बता सकता है? जब हम उसको बाद में चेक करेंगे कहां कहां वेव गिरी है और बदलाव आया है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहां कौन कौन प्रेजेंट था। क्या जनता समझ पा रही? यानी स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जितने भी तरह का रेडिएशन इस पर्दे पे गिरा उसको आइडेंटिफाई करना। स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या निकल के आया? टू आइडेंटिफाई, ओके, ये पता करना कि कितने तरह की फोटोनिक एनर्जी किसी जगह पे गिरी है इन सीक्वेंस, उसी को पता करना इज स्पेक्ट्रम। क्या बात समझ में आ गई? और स्पेक्ट्रम केवल विजिबल नहीं होता है, विजिबल भी होता है और नॉन विजिबल भी होता है। यहां पर सब क्या है? नॉन विजिबल या इनविजिबल कह सकते हैं। यहां सब क्या है? नॉन विजिबल, और ये सब क्या है? विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हम ऐसे भी चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम जो दिखाई देता है, इनविजिबल स्पेक्ट्रम जो दिखाई नहीं देता है। बट यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि हमको हमारी आंखों से नहीं दिख रहा है, तो क्या हुआ? हमारे दिमाग की आंखों से तो दिख रहा है। 30 भाई, हम लोग अगर फोटोग्राफिक प्लेट में ये बदलाव देख रहे हैं तो हमें इसको रियलिटी मानना पड़ेगा कि ऐसी वेव एग्जिस्ट करती हैं। किसी ने आज तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं देखा, लेकिन उसके जरिए ही हमारा सारा टेलीकम्युनिकेशन होता है। इसका मतलब उस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। कुछ जाहिल टाइप के लोग जब इंटरनेट पे आके अपनी बहस करते हैं कि उन्होंने नहीं देखा, तो उनको लगता है दुनिया में वो चीजें एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तब मुझे बड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं है, सब कुछ एविडेंस पे बेस्ड है, तो ऐसे सब कुछ हवा हवाई थोड़ी चल रहा है कि तुमने नहीं देखा तो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। उनको तो अपनी ऑब्जर्वेशन पे इतना भरोसा होता है कि उनकी 5 इंद्रियां जो सेंस कर सकती है बस वही सच्चाई है। तो हमारा दिमाग कितना स्ट्रॉन्ग चीज है कि वो सब कुछ समझ सकता है, देख सकता है। ऊपर वाले ने शायद प्लान ना किया हो कि हम इतना समझेंगे, बट हमने कर लिया है। प्लान तो किया होगा ऊपर वाला, ऊपर वाला चाहता था कि हम लोग देखें, तभी तो इतनी सुपर स्पीसीज बनाई उसने। खैर, तो यहां 2 नाम आने वाले हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, और बैंड स्पेक्ट्रम मतलब शार्प बाउंड्रीज है, यानी हर वेवलेंथ मौजूद नहीं है, यानी देयर आर सम एब्सेंट वेव्स जो बीच बीच में गायब हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, है ना? तो उसको हम, इतना नाम समझ में आ गया, स्पेक्ट्रम क्या है, बैंड स्पेक्ट्रम क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, इतनी बात समझ में आए। अब ये स्पेक्ट्रम, जैसे मैंने कहा व्हाइट लाइट डालो उससे देखा जा सकता है, और किससे? अगर हमारे पास कुछ एटम्स है, जैसे ये पानी है, इसको मैं गर्म करके लाऊं तो क्या ये रेडिएशन निकालेगा? अभी भी निकाल रहा है, बट वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। गर्म करके लाओगे तो प्रोमिनेंट रेडिएशन निकालेगा, और उसको किसी खास एंगल पे कहीं पे फॉल करो और उससे निकलने वाले रेडिएशन को हम ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा पानी किस कलर के रेडिएशन निकालता है। जब मैं कलर बोलूं तो मतलब विजिबल, नॉन विजिबल सब कुछ है। इसका मतलब हर एटम रेडिएशन निकालता है और हर एटम रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है। सोचो मेरे पास एक लैंप है जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की लाइट दे रहा था, मैं थोड़ी देर पहले उसको पर्दे पे गिरा के, फ्रिज पे गिरा के पर्दे पे देख के आया था कि ये हर वेवलेंथ की लाइट दे रहा है। फिर मैंने उसको इस पानी से गुजारा लाइट को, और फिर देखा कि अब कितने तरह की वेवलेंथ, तो मैं देखूंगा कुछ इंटेंसिटी कुछ कुछ वेवलेंथ की गायब हो रही है, कमी आ रही है। इसका मतलब वो कौन खा गया? उन फोटॉन्स को कौन खा गया? बीच में क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, वो खा गया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर लिया तो स्पेक्ट्रम में कहीं कहीं इंटेंसिटी की कमी दर्ज करी गई। इसका मतलब कि ये कौन कौन सी वेवलेंथ खाता है ये पता किया जा सकता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब है कि मटेरियल कौन कौन सा
फोटोन की कौन कौन सी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की फोटोन खाता है यह पता करना इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और कौन कौन से वेवलेंथ निकालता है यह पता करना इज एमिशन स्पेक्ट्रम। ये समझाने की कोशिश की यार, ये सोर्स है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दे रहा था, इस सोर्स के बीच में गैस रखी, अब स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं आया, कहीं कहीं पट्टियां गायब थी, इसका मतलब कि ये जो पट्टियां गायब हैं ये मटेरियल खा लेता है। गॉट इट? है ना? क्या समझ पा रहे हैं? मतलब अब तो समझ पा रहे होंगे, मतलब इससे ज्यादा प्रयास इससे पहले किसने किया होगा तुम्हें स्पेक्ट्रम समझाने के लिए। दूसरी बात, अगर इनर्जाइज्ड गैस है उसके रेडिएशन से हम स्पेक्ट्रम पता करें तो वो बैंड ही होता है, वो बैंड ही होता है। इसका मतलब एटम थोड़ा चूजी होता है, वो हर तरह की वेवलेंथ ना खाता है ना हर तरह की वेवलेंथ रेडिएट करता है। ये है एटम के अंदर की कहानी जो किसने देख रखी थी? नील्स बोर ने। अब रदरफोर्ड को क्या पता ये सब दुनिया में चल रहा है, वो अपना चिल कर रहा था अपनी आफ्टर लाइफ को, आई मीन आफ्टर नहीं, बुढ़ापे वाली लाइफ को क्या बोलते हैं? रिटायर्ड लाइफ। आफ्टर लाइफ तो भूत वाला होता है तो वो अपनी रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय कर रहा था, ये रोज रोज चीजों को पब्लिश करता था, तो उसने भी अपना टूटी फूटी बातें समझा दी। तो दो चीजें जिनको लेके नील्स बोर ने उनको घेरा था कि कहां गया यार? वीकनेस, वीकनेस, यस। पहली बात कि नील्स बोर का सवाल था कि एटम स्टेबल कैसे होता है। उससे भी पहले था कि एटम से निकलने वाला रेडिएशन क्यों निकलता है। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला होगा? रदरफोर्ड ने बोला होगा कि भाई ऐसा है कि देखो, मैंने बताया है कि अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी उस एनर्जी स्टेट से कम एनर्जी स्टेट में आते होंगे तो एनर्जी निकालते होंगे, और हाईयर स्टेट में जाते होंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते होंगे। तो बड़ा टूटा फूटा क्लासिकल एक्सप्लेनेशन उसने क्या दिया था कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, अगर वो इस ऑर्बिट पे हैं तो शायद ज्यादा एनर्जी पे होंगे, कम रेडियस के ऑर्बिट पे आते होंगे तो कम एनर्जी पे आते होंगे, तो उस दौरान वो एनर्जी निकालते होंगे, यानी इस दौरान वो एनर्जी बाहर निकालते होंगे, और उल्टे प्रोसेस के दौरान वो एनर्जी खाते होंगे। ऐसा रदरफोर्ड का मानना था उस जमाने तक। तो उसने एक और सवाल दाग दिया कि अगर वो रेडियस कम ज्यादा कर सकते हैं तो सीधे एटम ही में क्यों नहीं चले जाते हैं? उसकी स्टेबिलिटी का क्या कारण है? इसको रदरफोर्ड समझा नहीं पाए, है ना। उन्होंने टूटा फूटा बोल दिया होगा कि नहीं, इससे पास नहीं जाते एटम, इलेक्ट्रॉन नहीं गिरते, मतलब उसके पास कुछ जवाब नहीं था। अब जवाब ना होना का मतलब फेलियर थोड़ी है, जितना उसने बताया तो वो तो सही बताया था ना। खैर, मैं रदरफोर्ड की तरफ से ही बोलता रहूंगा जब तक मैं पढ़ा रहा हूं। रिटायरमेंट के बाद सोचेंगे क्या बोलना है। हाँ भाई, दूसरी बात, इसके लिए स्पेक्ट्रम वाली बात मैंने समझा दी है कि एटम से निकल, देखो सोचो मैं ये सही मान लूं कि इलेक्ट्रॉन लगातार रेडियस कम कर रहा है, तो जब हायर एनर्जी लेवल पे था और थोड़ा कम में आया तो हाई एनर्जी का फोटोन निकाला, थोड़ा और कम में आया थोड़ा और कम एनर्जी का निकाला, और कम, यानी कुल मिला के ऐसी बात है कि यार जब कोई खरबपति होता है तो उसके खर्चे भी करोड़ों लेवल के होते हैं। यानी अभी अंबानी अगर प्रयागराज नहा के गया है तो तुम्हें क्या लगता है उसने कितना खर्चा किया होगा? अरे अपने इस पूरे एक जर्नी में कितना खर्चा किया होगा। उसके साथ उसको नहाते वक्त 4 लोग घेरने वाले थे, उसके मोटे बेटे को संभालने के लिए 4 लोग थे, सबके लिए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब करोड़पति अरबपति खरबपति लेवल का आदमी है तो वो करोड़ों में खर्चा करता है अपने छोटे मोटे ट्रिप के लिए। दूसरा लेवल आता है थोड़ा कम अमीर आदमी, जैसे मान लिया अभी गए थे और लोग भी गए थे, तो उनका अपना बजट रहा होगा 5 लाख रुपए। 5 लाख भी कम नहीं होता है, 5 लाख कौन इमेजिन कर सकता है? हमारे जैसे लोग अपना 10,000 रुपए में निपटा के चले आए, है ना। और फिर नीचे वाले होते हैं जो बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं और वहां टिकट भी नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं मोदी ने कहा टिकट नहीं है ऐसे लोग भी हैं कि पूरा खर्चा वहां से जाने और आने तक का 600 रुपया। हाँ, ऐसे लोग भी हैं
जहां बस ने उनको छोड़ दिया वहां से उनको पैदल जाना है नदी तक, फिर लौट के भी पैदल आना है। बहुत लोगों को मैंने देखा जो वहां तक पैदल गए पैदल आए। माय गॉड, तो मैं क्या कह रहा था, यस, बड़े लेवल तो बड़े लेवल के खर्चे, छोटा लेवल तो छोटे लेवल खर्चे, और अचीव सबने वही किया देखा जाए तो। खैर, तो इसका मतलब है कि पैसा सब कुछ है नहीं, जितना तुम उलझोगे उतने तुम्हें खर्चे सूझेंगे, कहीं ना कहीं हमें अपना बैलेंस बनाना पड़ता है। खैर, मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये तो बात की बात है आफ्टर रिटायरमेंट। तो जब इलेक्ट्रॉन बड़े एनर्जी लेवल पे था तो उससे रेडिएशन निकल रहा होगा, वो भी बड़े लेवल का निकल रहा, जब छोटे लेवल पे आया तो छोटे लेवल का, यानी हर लेवल का रेडिएशन निकलना चाहिए जब हर लेवल की स्टेट उसकी लाइफ में आती है। बात समझ रहे हैं? मतलब अंबानी, उल्टा एग्जांपल लेते हैं, मैं कभी बहुत गरीब था, धीरे धीरे अमीर होता चला गया और फिर अंबानी बन गया। सोचना ही तो बड़ा सोचे। तो उस लेवल पे मैं 600 खर्चा करता था, फिर एक लेवल आया 5000 खर्चा करने लगा, फिर 10,000 खर्चा करने लगा, फिर एक लेवल आया 5 लाख खर्चा करने लगा, फिर 1 करोड़ खर्चा करने लगा, फॉर द सेम पर्पज। ये तो इसका मतलब कि हर पॉसिबल रेडिएशन होना चाहिए जब उसकी लाइफ में हर पॉसिबल फेज आया है? नहीं, इसका मतलब उससे निकलने वाला रेडिएशन क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कंटिन्यूअस होना चाहिए या बैंड होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, यही उसका कहना था। द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम, कितने कम शब्दों में बोला है, समस्या ये है, मैं तो पूरा एग्जाम्पल दे दिया, अपने आप को अंबानी बना दिया इसके लिए। इसने बस ये, व्हाई द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑफ एमिशन एंड ऑब्जर्वेशन आर बैंड नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? तो कंटिन्यूअस क्यों होना चाहिए, पहले ये भी तो समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की लाइफ में सारी स्टेट्स आई हैं तो हर लेवल का रेडिएशन उसको निकालना भी चाहिए और हर लेवल के खाना भी चाहिए। बट जो ऑब्जर्व्ड देखा गया था वो कंटिन्यूअस ना होके कैसा था, बैंड स्पेक्ट्रम था। इसको भी रदरफोर्ड समझा नहीं पाए। अब समझाते तो तब जब वो स्पेक्ट्रम के बारे में ज्यादा जानते होंगे। तो एक जनरेशन आगे का आदमी था और उनसे कह रहा था कि मतलब ये कुछ वैसी बात है कि सचिन तेंदुलकर ज्यादा महान या विराट कोहली ज्यादा महान, इस तरह की बात है। क्या लगता है कौन ज्यादा महान है? हाँ, तो जिस टाइम पे सचिन तेंदुलकर था उस जमाने में रिव्यू सिस्टम नहीं था, उस जमाने के कंस्ट्रेंट को ध्यान में रख के उसने बाकी सबसे बड़ा फासला क्रिएट किया। पूरे दुनिया में उसके जैसा उस समय कोई नहीं था। तो उसी समय की फैसिलिटीज उसके साथ रही होंगी, उसी समय के रिव्यू सिस्टम, उसी टाइम के अंपायर, उन सब कंस्ट्रेंट के बावजूद उसने 100 सेंचुरीज बनाई। अब आज के जमाने में सपोर्ट सिस्टम बेटर है, रिव्यू सिस्टम है, इतने सब फेवर्स के बाद अगर कोई बना रहा है तो उतना महान तो नहीं कहा जाएगा। तो यही साथ सब किसके साथ है? खैर, मेरी संवेदनाएं हैं रदरफोर्ड के साथ, हालांकि हमने वीकनेस पढ़ ली है। ये दो वीकनेस है, एक तो इलेक्ट्रॉन एटम एग्जिस्ट ही क्यों करता है, और दूसरा है, ये कहां दिया है बेटा, दिया होगा कहीं, ये स्क्रीन ही गायब है। अच्छा, बाद में जगह छोड़ी गई है, देखो अगले पेज में जगह छोड़ी गई, आगे देखो जरा, इसके बाद नहीं दिया। ठीक है ठीक है, तो जगह छोड़िए, वहां लिख ले। इस बार स्पेक्ट्रम देने के चक्कर में मैंने छोड़ दिया लग रहा। तो खैर, रदरफोर्ड ने भी जवाब देना बंद कर दिया। उसने कहा ऐसा जो लिखना हो लिखो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं जा रहा हूं हरिद्वार। हाँ, जैसे आईटी बाबा चला गया वैसे ही वो भी अपना, नहीं मैं साधु बनूंगा। तो अब आया बोर्स का दौर, उसने अपनी कहानी बताना शुरू करी। तो बोर ने सबसे पहली लाइन बिना बेस के बोल दी, बस ऑब्जर्वेशन थे और कोई सपोर्ट नहीं था। बाद में जाके बोर्स ने, डी ब्रॉगली ने उसकी थ्योरी का एक्सप्लेनेशन दिया था। पहली चीज उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जब एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो हर रेडियस पे रिवॉल्व नहीं करते हैं, उसके कुछ खास वेलोसिटीज, रेडियस, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल जी होती हैं। खास मतलब कि हर चीज स्पेसिफिक है, हर पॉसिबल केस संभव नहीं है। उसको उसने नाम दिया, शुरुआत की कि उसने एंगुलर मोमेंटम को लेकर बात करी कि किसी इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन किसी खास वेलोसिटी और रेडियस पे होता है सच दैट
कि उसका MVR NH/2π होता है। यानी किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस रूल को फॉलो करता है, किसको, NH/2π। तो यहां n क्या है, n सिंपली नंबर है, इंटीजर होगा 1 2 3 4 ऐसा कुछ इंटीजर होगा, 1.5 नहीं हो सकता। यानी इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट्स हैं उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। वो 1h/2π हो सकता है, 1.5h/2π नहीं हो सकता, 2h/2π हो सकता है, 2.1h/2π नहीं हो सकता। ऐसा उसने लॉ दे दिया, एक तरह से पोस्टुलेट बोला गया है, क्योंकि बाद में एक्सप्लेनेशन इसका मिला है तो इसको लॉ नहीं बोला गया है। ऐसा उसने कहा कि ऐसा होता है, इसके बाद हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखा जाए यही उसका एक मेन पोस्टुलेट है, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। अब इसी के जरिए वो बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में फिक्स रेडियस, फिक्स वेलोसिटी, फिक्स काइनेटिक एनर्जी उनके साथ रिवॉल्व करता है ना। और उनके साथ रिवॉल्व करता है तो उसके पास स्कोप नहीं है कि वो बदल सके। बदलेगा तो ऐसे बदलेगा कि ये नंबर 1 की जगह 2 हो जाए, ऐसे नहीं बदलेगा कि नंबर 1 की जगह 1 पॉइंट, यानी उसका एंगुलर मोमेंटम बदलेगा तो एकदम से बदलेगा, बीच में नहीं बदलेगा। ऐसा उसने बेसिक बना दिया। उसने कहा कि भैया यही सबसे बड़ा बेसिक है एटम की प्रॉपर्टी का। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है तो सब कुछ सब कुछ क्वांटाइज हो गया। अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो गया तो मैं ये दिखाने वाला हूं कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो गया तो उसकी रेडियस क्वांटाइज हो गई। क्वांटाइज मतलब रेडियस भी खास खास वैल्यू की होंगी, फर्स्ट ऑर्बिट के अलग, सेकंड ऑर्बिट के अलग, थर्ड। उसकी वेलोसिटीज भी क्वांटाइज होंगी, फर्स्ट ऑर्बिट के अलग, सेकंड ऑर्बिट, काइनेटिक, सब कुछ मैं क्वांटाइज फॉर्म में दिखाने वाला हूं। एंगुलर मोमेंटम उसने बोला है और अब हम सब कुछ दिखा सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड रदरफोर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो अब जब सब कुछ दिखा सकते हैं तो उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जब भी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो खास से खास में जाएगा तो खास एनर्जी डिफरेंस निकालेगा। मतलब वो किसी ऑर्बिट से किसी ऑर्बिट में जाएगा तो उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो हर पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकता, वो भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगा। और स्पेसिफिक वैल्यू के फोटॉन्स अगर किसी एटम से निकलेंगे, इस वैल्यू के, इस डिफरेंस वैल्यू के, इस डिफरेंस वैल्यू के, तो हमें 2 ही 3 4 तरह के फोटॉन्स देखने को मिलेंगे, हर तरह के फोटोन देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमें बैंड स्पेक्ट्रम देखने को मिलता था। कंटिन्यूअस इसलिए देखने को नहीं मिलता था क्योंकि हर गैप संभव नहीं है, स्पेशल गैप संभव है। तो स्पेशल गैप ऑफ एनर्जी संभव है तो निकलने वाली एनर्जी भी स्पेशल होगी, और जब एटम एब्जॉर्ब करेगा तो भी वो कुछ खास होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, जब भी निकालेगा, रेडिएट करेगा तो हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। ये सब बातें। तो पहला पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, ईच एटम हैज सम डेफिनेट एनर्जी स्टेट्स, है ना, जिनको स्टेशनरी स्टेट ऑफ एटम बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिट हैज क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम, हेंस क्वांटाइज्ड रेडियस। ये अब हम समझ सकते हैं, क्वांटाइज्ड वेलोसिटी, क्वांटाइज्ड एनर्जीज, सब कुछ क्वांटाइज्ड होगा। चल, तो हम लोग रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी के क्वांटाइज्ड फॉर्मूले बनाने वाले हैं यूजिंग व्हाट, यूजिंग, सबसे पहली चीज क्या है, MVR इक्वल टू NH/2π। ये किसने बोली, अरे ये कौन बोला, ये कौन बोला, बोर्स। KZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर इक्वल टू MV स्क्वायर बाई R, ये कौन बोला, बस। तो आधी मेहनत रदरफोर्ड की और आधी मेहनत बोर्स की, इसको मिला के हम आगे कहानी। पिछले डिस्कशन में कहता था अगर रेडियस पता है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी पता है तो रेडियस निकाल सकते हैं। तब हमारे पास एक ही इक्वेशन थी, तो एक पता होगा तब दूसरा निकाल सकते थे। लेकिन अब हमारे पास 2 इक्वेशन है तो 2 अननोन निकाले जा सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है और रेडियस भी। मैं निकाल रहा हूं, तुम्हें समझ में आएगा कैसे मैं निकाल रहा हूं, और कभी भूल जाए तो इसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हम रिजल्ट जो निकालेंगे तुम्हें रटना भी है,
देखो जरा, ये दिख रहा है mv स्क्वायर r, एक r इधर चला गया है ना। अब डिवाइड में मैं क्या करने वाला हूं, mvr, और mvr किसके बराबर था, nh अपॉन 2 पाई के, यानी मैंने सेकेंड में से क्या डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट डिवाइड कर दिया है। देखो जरा, mvr कैंसिल, क्या बचा, 2 पाई के जेड स्क्वायर बाई NH बराबर v। अच्छा k क्या होता है सबको पता है कि नहीं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन होता है, तो पाई से पाई काटो, 2 से 2 काटो, तो v का आंसर आ गया है समथिंग इंटू जेड बाई एन। मैं इसी लुक में लिखना चाहता हूं, समथिंग क्या है, समथिंग क्या है, ई स्क्वायर बाई, क्लियर है। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज मतलब नंबर बदलेगा तो v बदलेगा, नंबर हर पॉसिबल नहीं हो सकता तो v भी हर पॉसिबल नहीं हो सकता। अब वेलोसिटी आ गया है तो मैं रेडियस का बना सकता हूं। देखो जरा, इस फॉर्मूले में वेलोसिटी में उठा के रख दूं, तो r का फॉर्मूला हम बना सकते हैं। देखो जरा, r का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, 2 से 2 गया, मैं देखो यार n एक तरफ लिखूंगा, n स्क्वायर हो गया, z अलग लिखूंगा, उसके अलावा क्या है कोई मुझे बताए, कोई बताएगा, हाँ एप्सिलॉन आएगा, h स्क्वायर आएगा, एप्सिलॉन h स्क्वायर डिवाइड बाई m आएगा, e स्क्वायर आएगा और पाई आएगा। देख ले एक बार, खैर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, n स्क्वायर बाई जेड और ये z बाई एन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बस। बाकी सब जो चीजें हैं वो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं जिनको कोई बदल नहीं सकता है आमतौर पे। क्या एप्सिलॉन को कोई बदल सकता है, h को कोई बदल सकता है, m e, तो ये सब सॉल्व हो जाता होगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये सॉल्व होके आता है 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 10, यानी एक तरह से कि हम इसको 0.53 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो आर का ये फॉर्मूला पुराने वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मैं क्या इसको डब्बे में नहीं बंद करता हूँ, ये तुम्हारे स्किल का पार्ट हो सकता है। तुम चाहो तो इन दोनों की मदद से कभी रिकवर कर सकते हो, घर में पढ़ाई करो तो रिकवरी के साथ, एग्जाम में करो तो रिजल्ट याद करने की कोशिश करो। जी नमस्कार। मैंने बात की थी एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोर्ड्स वगैरह हो जाएंगे घर के बाहर, तो हम थोड़ा सा इसको लेके इंटरेस्टेड है नहीं। इसकी वैल्यू आती है 2.17 इंटू 10 की पावर, कोई देख के बताया, मुझे याद नहीं आ रहा है, 10 की पावर माइनस 7 है प्लस 6 जेड बाई एन। हेलो, नहीं बन नहीं पाएगा, और ऑलरेडी हमने एक को उठा दिया है, वो भी बोर्ड अपने लगाएगा, हम भी लगाएंगे, थोड़ा सा और हॉस्पॉच हो जाएगा। कहाँ रेलिंग, हाँ तो सही है, लेकिन वो हर जगह बोर्ड लगाना अच्छा नहीं लगता ना, रेजिडेंस में वहाँ पे। हाँ बताएं। हाँ ऑब्वियसली स्पीड है तो इसकी यूनिट किस में होगी, मीटर बाय पर सेकंड की, और वो यूनिट इन्होंने मिलके तय करी है, इन्होंने मिलके तय करी है इन सारे पैरामीटर्स ने, क्योंकि z की कोई यूनिट नहीं है और n की कोई यूनिट नहीं है। तो
देखा जाए तो ये जो नंबर निकला है, ये नंबर इन सब चीजों से निकला है और इसकी यूनिट है बिल्कुल। और रेडियस की किस में होगी, मीटर या एंगस्ट्रॉम, भाई एंगस्ट्रॉम में है, यानी लेंथ की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। तो देखा जाए तो यार ये मेन दो फॉर्मूले हैं जिनकी वैल्यू के साथ याद हो तो अच्छा है, और उनमें से भी अगर मुझे ज्यादा वैल्यू देना हो तो रेडियस का फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू लोग रटते हैं। वी की वैल्यू मुझे भी आज तक, देखो अगर मुझे याद नहीं हो पाई तो इसके दो ही कारण है, एक तो मेरी मेमोरी कमजोर है और दूसरी उन चीजों का फ्रीक्वेंट रिपीटिशन नहीं होता है, बस ये मेन चीज है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट रिपीटिशन किसका होता है, रेडियस वाले फॉर्मूले का, इसका फ्रीक्वेंट रिपीटिशन नहीं होता है, तो इसका मतलब वो बच सकते हैं। मिनिमम वही है यार जो मुझे याद रहता है, मिनिमम इतनी तो मेमोरी रखना पड़ेगी, क्योंकि मैं बस जस्ट इन होने वाला था फिजिक्स में, जस्ट इन होने वालों में से था मैं। अगर इससे थोड़ा कम मेमोरी होती तो मैं फिजिक्स में इन नहीं हो पाता, इससे थोड़ी ज्यादा होती तो फिजिक्स में बायोलॉजिफिकेशन करके पढ़ाता। जस्ट सफिशिएंट, इतने से काम चल जाता है। और इसके लिए बात ये ना यार कि ठीक है मेरे पास इससे ज्यादा मेमोरी हो, तुम तो एक ही साल में सब सीखना चाहते हो, तो मैं ओवर द टाइम 20 साल में सीखूंगा और तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा तुम एक साल में सीखो, तो यहां भी मिसमैच हो जाएगा। तो कम मेमोरी मेरे लिए बड़ा फेवरेबल है, क्योंकि जो बच्चे एक साल में पढ़ते हैं उनको कम से कम कितना रटना पड़ेगा मैं उतने पे ही जोर डालता हूं, और वो आराम से याद कर लेते हैं, तो फिजिक्स समझ जाती है। फिर ज्यादा उम्मीदें कौन करता है, जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो टीचर जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है वो बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ये भी, उनको समझ में आया 15 साल बाद पैटर्न, और वो बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मैंने 15 साल में सीखा मैं एक साल में उनको सिखा दूंगा। नहीं पॉसिबल है। लर्निंग के जो टूल्स हमारी लाइफ में कभी आए सीखते वक्त, वो फेजेस तुम्हारी लाइफ में भी आते ही हैं, वो फेजेस जो हमारे लाइफ में आए वो तो उनके तुम्हारे फेज में भी आए। इसका मतलब कि हम अपने बहुत लेटर फेज वाली स्किल को तुम्हें सीधे सीधे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ऐसी उम्मीदें पालने से कोई फायदा नहीं। हाँ भाई, एंगुलर स्पीड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इनको लेके मैंने कहा z और n के साथ प्रोपोर्शनलिटी कभी भी पूछी जा सकती है, या कभी रेशियो वाले क्वेश्चंस, प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन, टाइम्स वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये तो हमेशा। तो क्या तुम बना सकते हो? अगर तुम्हें ओमेगा का फॉर्मूला बनाना हो तो ओमेगा क्या होता है यार, v बाई आर। तो v क्या है, समथिंग इंटू जेड बाई एन, और r क्या है, समथिंग इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अरे बोलो यार, ये z सबसे ऊपर चला जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब बन जाएगा। चलो ओमेगा बन गया, तो बताओ टाइम पीरियड का क्या बन जाएगा? हाँ हाँ, इंटू समथिंग है, बेसिकली मैं प्रोपोर्शनलिटी तय कर रहा हूं, ठीक है। टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनलिटी क्या तय होगी, बोलो? अरे ओमेगा डिवाइड में है तो एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। वैसे टी इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यू, ये ज्यादा फैशन में। फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, बोलो? जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। नहीं, मैं एक और जोड़ रहा हूं, इफेक्टिव करंट याद है यार किसी चार्ज का, ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज, सर्कुलेटिंग चार्ज। एक सर्कुलेटिंग चार्ज अगर बार बार घूम रहा है तो उसका करंट होता था Q इंटू फ्रीक्वेंसी, बस मैंने ये बताया था, Q कूलम पर सेकेंड। अब उससे तुम जोड़ के कुछ भी बना सकते हो, बताओ फ्रीक्वेंसी क्या आया है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, सॉरी जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो क्या करंट उसी के प्रोपोर्शनल हो गया, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब? नहीं हो गया। अच्छा, करंट की बात मैं पता है क्यों कर रहा हूं, कोई कहता है यार इस सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोर्शनलिटी बताओ। तो यार तो मैग्नेटिक फील्ड हमने करंट से रिलेट करी है, क्या, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो आई भी आएगा और आर भी आएगा। खैर मैं भी बस याद दिला रहा हूं। इसके अलावा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन म्यू इक्वल टू क्या होता था, एन आई ए। तो एरिया में पाई आर स्क्वायर आएगा तो आर उठाना पड़ेगा, आर, और आई की जगह ये उठाना पड़ेगा। तो बहुत तरह के क्वेश्चन यहां बनाए जा सकते हैं,
देखे गए हैं फैशन में, इसलिए मैं यहां तक आई तक लाके छोड़ दिया हूं। अब तुम आई और आर की मदद से बहुत सारी बातें कर सकते हो, आई और वी की मदद से। क्लियर है भाई? बस प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, नंबर तुम नहीं रट पाओगे यार। मैं कोशिश कर रहा हूं, ना जरूरत पड़ेगी। तो ये सब कहानी कहां से शुरू हुई थी? इससे और रदरफोर्ड से, और अब हम इन सब रिजल्ट्स पे आ चुके हैं। तो कुछ तो अंतर रहेगा यार, केमिस्ट्री में हम लोग जिस तरह से पढ़ते हैं उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, लॉजिक्स कम होते हैं। जब उसी टॉपिक को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो लॉजिक्स ज्यादा होते हैं और वो इंफॉर्मेशन समेटने की कोशिश होती है। तो फिजिक्स इंफॉर्मेशन फैलाने के बजाय समेटने का प्रयास करता है, एक दूसरे से बांधने का प्रयास करता है। टूल्स कम नजर आते हैं, जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो टूल्स बहुत ज्यादा नजर आते हैं। ये अंतर है। इसलिए क्या सिलेबस सेट करने वाले को नहीं पता कि एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में भी दिया गया है, फिजिक्स में भी दिया गया है? इसका मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फिजिक्स वाला अपने तरीके से पढ़ाए और केमिस्ट्री वाला अपने तरीके से, दोनों तरीके तुम्हारे पास होना चाहिए, ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। इंफॉर्मेशन ज्यादा गैदर करना है तो वहां पे और ज्यादा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बातें करते हैं, यहां पे हम ज्यादा सेंट्रलाइज्ड उस जगह पे है, उस पोर्शन पे जहां फिजिक्स इन्वॉल्व है ना। अब सर्कुलर मोशन, सेंटीपिटल फोर्स, ये सब बातें अगर कोई केमिस्ट्री वाला बोलेगा भी तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, उसके मुंह से सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। मुझे बताएं, हम लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है। एनर्जी का फॉर्मूला होता था -kZe²/2r, याद है कि नहीं? k कितना होता है? नहीं। E कितना होता है? चलो मैं E को E² लिखता हूं, सबको पता है उसकी वैल्यू कुछ होती है। R क्या होता है? 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z। कोई दिक्कत है? ये आंसर जूल में आएगा अगर मैं E की वैल्यू रख दूं, है ना, ये सब रख दूं। Z और n डिपेंड करता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो सब कुछ रखने के बाद ये रिजल्ट आएगा Z²/n² एंड समथिंग। समथिंग में क्या क्या है? ओके। अब मैं अगर इस आंसर को जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना चाहता हूं, क्या ये E² था? तो एक E से और डिवाइड कर दूं तो ये आंसर किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सॉल्व करने के बाद जो E का आंसर आता है, ये सब सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 13.6 Z²/n²। नो डाउट Z और n यूनिट लेस है, नंबर है, तो जो भी यूनिट होगी वो किसकी होगी? तो कुछ लोग इसको क्या लिख देते? 13.6 EV Z²/n²। प्लस का या माइनस का? जस्ट अ मिनट, सब कुछ माइनस में। ये E का फॉर्मूला है, यानी किसी रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी एनर्जी होती है। Z क्या है, N क्या है? Z किस एटम की बात चल रही है? हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम डबल प्लस। मैं बता दूं, पूरी बोर्स थ्योरी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम करती है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऊपर वाले ने तो एक ही बनाया है, कौन? हाइड्रोजन। ऊपर वाले ने तो एक ही बनाया, हाइड्रोजन। हम अगर बनाना चाहे तो हीलियम को भी हाइड्रोजन जैसा बना सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो बन जाएगा हीलियम प्लस। तो हाइड्रोजन के लिए Z 1 होगा, हीलियम प्लस के लिए Z 2 होगा। लेकिन हीलियम प्लस क्यों लिखते हैं? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन एटम्स तभी बनेगा जब हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो 2 निकाल लो तो बन जाएगा लिथियम डबल प्लस, उसका Z क्या होगा 3। तो तुम्हें पता है यार, अगर मुझे हीलियम के लिए E लाना है तो Z क्या रखना है, हाइड्रोजन के लिए Z लाना है तो क्या रखना है। N का मतलब क्या है, N का मतलब 1 2 3। ऑब्वियसली N बढ़ाते जाओगे तो एनर्जी कम नेगेटिव होती जाएगी, यानी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ज्यादा नेगेटिव होना फर्स्ट ऑर्बिट, कम नेगेटिव होना सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसा। तो कुल मिला के यहां n को हम ऑर्बिट ही बोलने लगे, क्योंकि n से ही रेडियस तय होती है, n से ही वेलोसिटी तय होती है, और हर n के लिए कुछ खास। n1 का मतलब सबसे करीब वाले की एनर्जी, सबसे करीब वाले का रेडियस, सबसे करीब वाले की वेलोसिटी, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। n2 का मतलब उससे ऊपर वाले की एनर्जी, उससे ऊपर वाले का रेडियस, उससे ऊपर वाले की वेलोसिटी, मतलब सेकेंड ऑर्बिट। तो यहाँ n को अब हम ऑर्बिट बोल सकते हैं। वैसे तो n एक नंबर था, लेकिन हम अब इमेजिन कर सकते हैं कि n 1 होगा तो वो सबसे अलग, सबसे कम एनर्जी, आई मीन सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, सबसे कम वेलोसिटी। n1 होगा तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी आएगा। n क्या वेलोसिटी ऊपर z/n था, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी सबसे ज्यादा आएगा। r सबसे z²/n था, तो n कम होगा तो z r सबसे, हाँ n ऊपर था ना n²/z, तो n कम तो रेडियस कम, इसका मतलब वो पास वाले को बिलोंग करता है, इसीलिए हम उसको ऑर्बिट बोलने लगे। तो n अब यहां पर ऑर्बिट नंबर ही है, ऑर्बिट नंबर। n एक इंटीजर था, लेकिन छोटे बड़े को डिनोट करने लगा, इसलिए हमने n को ऑर्बिट बोलना शुरू कर दिया है। तो ये E का फॉर्मूला आ गया यार। देखो यार, E का फॉर्मूला आया है, E जो कि ये होता था उसका ये फॉर्मूला आया है। नहीं, मुझे बताओ K का फॉर्मूला क्या होगा। मैंने बड़ी मेहनत के साथ इतना सब कैलकुलेशन करके कुछ डिस्कस करना है, कुछ डिस्कवर करना है। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के ज्यादा पास है वो फर्स्ट ऑर्बिट होगा। हाँ, तो इसका मतलब उसका आर सबसे कम होगा, उसका आर सब, उसका एनर्जी निगेटिव ज्यादा होगा, ज्यादा नेगेटिव होगा, ज्यादा नेगेटिव होगा। निकालेगा एनर्जी, वो अभी निकालेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए है बस, उसके बाद एनर्जी है। अरे हाँ वो तो है, चलो, लेकिन जब वो एनर्जी एमिट करेगा तो वो ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा। हाँ ये सब बातें हम लोग बिल्कुल करने ही वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें। मैं कह रहा हूं ई का फॉर्मूला रदरफोर्ड के समय मैंने ये बताया था, तो बोर की थ्योरी यूज करने के बाद बन गया है ये। के का फॉर्मूला मैंने रदरफोर्ड के समय क्या बनाया था, प्लस के Z²/2r। पीछे देखें, बताया था कि नहीं। यानी कुल मिला के का फॉर्मूला मॉड ई के बराबर ही तो था। तो इसका मतलब अगर के का भी बोर्स थ्योरी यूज करने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा। ये अब हमारे स्किल का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम सबके फॉर्मूले नहीं रटेंगे। के और ई मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं। इस टॉपिक में फैशन है ई के बारे में बात करने का, 90% जगहों पे ई के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आउट ऑफ द फैशन जाके किसी ने के की बात कर ली तो वो बस प्लस होता है। यू की बात कर ली तो नो नो सॉरी सॉरी, ये होता है। तो क्या ये मैं ऐसे लिख दूं, ट्वाइस ऑफ ई, ऐसे सही रहेगा, और माइनस में ट्वाइस ऑफ ई, तो ये कितना हो गया, माइनस में 2 इंटू 13.6 CV Z²/n²। ध्यान दे, हमें एक रटना है, बाकी सब टिकाना है। टिकाना समझते हैं यार, बिल्कुल। ई के बारे में ही ज्यादा बात होती है, तो ई का रटना है हर हाल में। रदरफोर्ड की टीम में कुछ दूसरे साइंटिस्ट रहे होंगे जो रदरफोर्ड की हेल्प करते होंगे, उनको नाम नहीं मिला था, तो टीम वाले शोर करने लगे थे कि नाम हमारा कहां आएगा कहां आएगा। तो उसका जो राइट हैंड था उसको नाम दे दिया बोर्स ने। इस एनर्जी को हम बोलते हैं रिडबर्ग एनर्जी, रिडबर्ग एनर्जी।
अगर कभी कोई पूछे रेडबर्ग एनर्जी क्या होता है तो तुम कहोगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडबर्ग साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, तो ऑब्वियसली ये बोर्स की टीम का कोई खास मेंबर होगा, इसलिए उसको नाम मिला है यहाँ पे। तो ले देखिए हमारे पास अब एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है। Z और N बदलते जाओ, हर ऑर्बिट और हर एटम जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है के लिए हम एनर्जी निकाल सकते हैं। चलो एक मैंने एग्जांपल दिया है, उसका क्या पूछा है मैंने, रेडियस। रेडियस ही क्यों, वेलोसिटी भी बताओ, वेलोसिटी ही क्यों, एनर्जी भी बताओ, तीनों चीजें बताना है। ठीक है, कैलकुलेशन ना करना, कम से कम नंबर लिख के छोड़ दो। लिथियम डबल प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम ये बातें कर सकते हैं। बताओ, रेडियस का फॉर्मूला था n² z, तो n की जगह क्या, थर्ड ऑर्बिट की बात चल रही है, और z की जगह कितना 3, तो ये आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू 3, जो भी आएगा, 3 त्रिका 9, 5 तिया 15, 1.59 एंगस्ट्रॉम। कितने लोगों का हो गया है, पूछ सकते हैं। बल्कि अब तुमसे लिथियम की जगह हीलियम प्लस कह दे, फर्स्ट सेकेंड कोई भी ऑर्बिट कहें, फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। क्या वेलोसिटी ला सकते हैं, क्या था फॉर्मूला, Z/n, तो Z भी 3 है, N भी 3 है, तो वेलोसिटी कितना आएगा, समझ गया। एनर्जी कोई पूछे तो, अच्छा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछने का फैशन है, क्या बोलोगे, Z का मतलब कितना आ गया, इत्तेफाक से आसान क्वेश्चन मैंने पूछा है, फैशन में चल रहा होगा शायद, इसीलिए दिमाग में। तो कभी अभी क्या Z बदल जाए, N बदल जाए, ऑर्बिट बदल जाए, तुम सबके आंसर निकाल सकते हो, और मैंने निकाला, सबके लिए निकाला मैंने। किसके किसके लिए, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम डबल। और क्या निकाला है, एनर्जी निकाला है। किस फॉर्मूले का यूज करके, तो सबके सामने ये फॉर्मूला रखा है। ये फॉर्मूला किस एटम के लिए है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का कोई भी एटम। ओके, जब मैं Z1 रख दूंगा तो फॉर्मूला बनेगा, नहीं, ये किसके लिए है, अब ये केवल हाइड्रोजन के लिए है। बताओ कितना हो जाएगा, ये किसके लिए है, क्यों, 2 का स्क्वायर 4 हो गया है। और लिथियम प्लस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, डबल प्लस के लिए इंटू 9/n²। तो यार एक पैटर्न समझे, हाइड्रोजन के जो आंसर्स आएंगे उसका 4 गुना हीलियम के आंसर आएंगे, उसका 9 गुना लिथियम के आंसर आएंगे। इन तीन की चर्चा ज्यादा होती है, और इनमें भी सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होती है, हाइड्रोजन की। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन को लेके बातें, क्योंकि नेचर में यही अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो हाइड्रोजन को लेके और ज्यादा हम लोग डिटेल में बातें करते हैं, इस लेवल तक कि हम हर ऑर्बिट की वैल्यू तक रटते हैं। तो बताओ इसमें, इस फॉर्मूले में n जब 1 डाल देंगे तो ये आएगा, 2 डाल देंगे तो 4 गुना कम ये आएगा, 3 डाल देंगे तो 9 गुना कम ये आएगा, 4 डाल देंगे तो 16 गुना कम ये आएगा। बस 2-3 मैंने बता दी, इतना भी काफी है। तो तुम बताओ हीलियम का n बराबर 1 कितनी वैल्यू रखेगा, -13.6 इंटू 4। इसका कितना आएगा, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाएगा।
क्यों यार, ये 4 से डिवाइड करके ही तो बना था, 4 मल्टीप्लाई करेंगे। n बराबर 3 के लिए बताओ हीलियम का कितना आंसर आएगा, -1.51 का इंटू 4, दैट्स इट। क्या जनता समझ पा रही है? क्या क्या ऐसे सबका निकाल लेंगे? अगर कोई पूछे तो हम निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें ये वैल्यू रटी होंगी तो तुम इनका 4 गुना करके, लिथियम के लिए चलो बात कर लें। बताओ लिथियम का n बराबर 1 कितना रखेगा, -13.6 इंटू 9, ओके इवन। दूसरा वाला क्या रखेगा, E2 कितना आएगा, -13.6 इंटू सॉरी -3.4 इंटू 9। तीसरा क्या आएगा, अच्छा पता है ये आंसर कितना आने वाला है, क्यों? क्योंकि यार ये 9 से डिवाइड करके आया था ये, और 9 ही मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से इतना ही आएगा कि नहीं। एक बड़ा सा पैटर्न देखने को मिला यार हमें, ऑब्वियसली आगे की भी निकाल लेंगे। क्या पैटर्न है, n बराबर 1 ऑफ हाइड्रोजन, n बराबर 2 ऑफ हीलियम, n बराबर 3 ऑफ लिथियम, तीनों का एनर्जी लेवल सेम होता है, इसलिए मैंने उनको सेम हाइट पे दिखाया है। एनर्जी को हाइट में दिखाना हमने कभी सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक में शुरू किया था। एनर्जी लेवल डायग्राम मतलब एनर्जी को हाइट में कंपेयर करने के लिए दिखाया जाता है, तो इनका लेवल सेम है। यानी इस लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता होगा, देखो यार कभी भी लेवल डायग्राम में लोग फोटो ना ढूंढा करें। ऐसे क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आते हैं और अक्सर लोग मुझसे पूछने लगते हैं कि सर ऑर्बिट तो सर्कुलर होता है, अब लाइन क्यों दिखा रहे हैं? तो मैं कहता हूं बेटा ये ऑर्बिट नहीं है। हाँ आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये क्या है, ये एनर्जी को कंपेयर करने के लिए लाइनें खींची गई हैं ताकि किसी को ऊंचा और किसी को नीचा दिखाया जा सके। तो इस लेवल को बिलोंग करने वाला इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी का होता है हाइड्रोजन के अंदर। हीलियम के अंदर जो सेकेंड लेवल पे होता है वो उसके बराबर होता है, और इसके अंदर थर्ड लेवल पे होता है वो उसी के बराबर एनर्जी का होता है। बात समझ रहा है? अच्छा ऊपर वालों की एनर्जी कम नेगेटिव होती है। नेगेटिव एनर्जी हमेशा इस बात को डिनोट करती है कि कौन कितना बड़ा गुलाम है। ये बात मैं हमेशा पूरी फिजिक्स में बोलता हूं, जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी इसका मतलब वो फ्री होने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की डिमांड करेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, बहुत ज्यादा गुलाम है, इतनी नेगेटिव एनर्जी है। जो सेकेंड ऑर्बिट वाला है वो उससे कम गुलाम है, और ये तो अगर मैं इसको गुलामी की जंजीरों से छुड़ाना चाहता हूं तो क्या करना चाहिए भाई, जितनी गुलामी वैल्यू है उसकी कीमत अदा कर दूं। यानी इसका ये नेगेटिव एनर्जी है, अगर मैं इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन को किसी तरह से प्रोवाइड कर सकूं तो हमेशा हमेशा के लिए वो एटम के न्यूक्लियस के चंगुल से आजाद हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो उस एनर्जी को हमें नाम क्या देना चाहिए, हाँ वो एनर्जी का नाम बाइंडिंग एनर्जी सबसे सुटेबल है, क्योंकि ये नाम पहले भी आ चुका है, न्यूक्लियर वाले टॉपिक में आ चुका है, बाइंडिंग एनर्जी ग्रेविटेशन वाले टॉपिक में आ चुका है। गुलामी से आजाद होने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट रिक्वायरमेंट इज बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी होती है और बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत होती है, दोनों अलग अलग बातें हैं। इतनी एनर्जी है जो कि नेगेटिव में है, और अगर इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाए तो वो, हालांकि इस टॉपिक में बाइंडिंग एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन बाइंडिंग एनर्जी, ये सब एक ही बातें हैं। और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी वही बात है। पता है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हम एनर्जी बोलते हैं तो एक्चुअली में वो वोल्ट ही आंसर होता है। तो अगर एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की, तो क्या बोलोगे? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई पूछे नहीं बाइंडिंग एनर्जी बताओ, तो भी क्या बोलोगे? +13.6। कोई पूछे कि नहीं आयनाइजेशन पोटेंशियल बताओ, तो भी क्या बोलोगे? पोटेंशियल केवल इशारा होता है कि वो एनर्जी कितने पोटेंशियल से मिलती है किसी इलेक्ट्रॉन को।
है ना। तो तुम क्या कह सकते हो कि अगर किसी को प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन को 13.6 वोल्ट से एक्सलेट कराओ तो उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी। तो कितने वोल्ट से एक्सलेट कराएं, दैट फीलिंग इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल वही चीज है जो आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू पता है। जूल में पता है तो सोचो मुझे आयनाइजेशन, ये आंसर जूल में पता चल जाए, कैसे पता चलेगा, पहले तो इतना। तो क्या ये आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा? नो, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं है। इसमें जब ई से डिवाइड कर दोगे तब वो आयनाइजेशन पोटेंशियल बनेगा। क्या इसको बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं? कह सकते हैं, जूल में बाइंडिंग एनर्जी। क्या इसको आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं? कह सकते हैं, जूल में आयनाइजेशन। लेकिन इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं कह सकते। आयनाइजेशन पोटेंशियल शब्द तभी बोला जा सकता है जब वो आंसर किसमें हो। बात समझ में आ गई? यानी ये तीनों सेम तो हैं, बट आयनाइजेशन पोटेंशियल कब होगा? सेम एज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात ध्यान रखें, सेम एज। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हो सकता है और जूल में भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हो सकता है, जूल में भी हो सकता है, बट ये और ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होगा। तभी तभी जो आंसर आएगा उसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे। तो ये हो गया है कि अगर हमें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कराना हो, हमेशा हमेशा के लिए फ्री करना हो, ये सब जिंदगी की माया मोह में फंसे हुए लोग हैं। माया मोह में फंसे हुए लोग कौन लोग होते हैं? जनरली रिच आदमी ही माया से कनेक्टेड रहता है। माया मतलब पैसा। ये सब देखो, ये रिच है, बट ये उससे भी ज्यादा रिच है। ये रिच है, ये और रिच है। न्यूक्लियर के जो जितना करीब, उतना ज्यादा फंसा हुआ है माया मोह में, उतनी ज्यादा निगेटिव एनर्जी में है ना। हालांकि कहलाता रिच है, ठीक है। तो यार जो जितना ज्यादा माया मोह में फंसा हुआ है उसको फ्री कराने के लिए, मतलब उसको संत टाइप इंसान बनाने के लिए उतना ज्यादा ज्ञान की जरूरत है। दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। उतनी बाइंडिंग एनर्जी दोगे तब वो हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। तो इसको कम चाहिए, इसको ज्यादा चाहिए, उसको और ज्यादा चाहिए। कौन हमेशा तैयार रहते हैं? अरे गरीब लोग। ये तो आध्यात्म के बहुत करीब होते हैं। वो लोग मान चुके होते हैं, गरीब एक मेंटल स्टेट है, गरीबी एक मेंटल स्टेट। वो मान चुके होते हैं कि यही हमारी सच्चाई और हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग जितना दुखी होते हैं ना गरीबों के लिए, गरीब अपने लिए इतना दुखी नहीं होता यार। सही बता रहा हूं मैं। कभी उनकी बातचीत और उनका कन्वर्सेशन सुनो तो तुम्हें नहीं लगेगा कि जितना हम दुखी हो रहे, तुम अपने आप को उस स्टेट में सोचते हो तब दुखी होते हो। वो तो उस स्टेट को जी रहे यार, उनको किस बात का दुख। सही बात है यार। मैं जो बता रहा हूं, मैं बहुत ही जो बातें बताता हूं एकदम ही सॉलिड ज्ञान होता है। पर तुम लोगों को क्यों बता रहा हूं? तो इन लोगों को क्या, जो यहाँ है इनको क्या है? ये तो यार एकदम बिल्कुल आध्यात्म के करीब ही बैठे हैं यार। इनको छोटा सा ज्ञान दे दो, वो आध्यात्म के करीब ही हैं। आध्यात्म ना हो तो वो दुखी हो जाएंगे यार जिंदगी में। वो कम निगेटिव एनर्जी के है ना यार। इनके साथ दिक्कत है यार। इनको बहुत एनर्जी की जरूरत है, इनको हमेशा के लिए फ्री करने के लिए। खैर, एक और चीज होती है कि चलो भाई, नहीं हम लोग छुटकारा पा सकते हैं तो थोड़ा तो लेवल चेंज कर ले। उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी कि ये अमीर आदमी बाबा जी के पास गया, अपनी कुछ दौलत लुटा के ज्ञान लिया बदले में। मतलब अभी वो कम निगेटिव एनर्जी जोन में जा रहा है, उसके बदले में उसको ज्ञान चाहिए, आई मीन एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब करेगा। यानी वो इस स्टेट से इस स्टेट में जा तो सकता है, मगर उसको क्या चाहिए? फोटोन। फोटोन वो चीज है जिससे ये अपना लेवल बदल सकता है। ओके, यहां तुम लोग अमीरी गरीबी में फंसना मत। बस ऐसे समझो यार कि इसको अपनी स्टेट बदलना है, हायर एनर्जी स्टेट में जाना है तो इसको फोटॉन्स की जरूरत पड़ेगी। हायर का मतलब मैं उसको अमीरी से नहीं मानता, नहीं तो मैं तो इसको अमीर कह रहा हूं ना, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अलग है ना। मैं थोड़ा सा आईटी बाबा तरह की बातें करने लगा हूं, यहां से यहां की तरफ। अभी वो तो अपने आप को यार भगवान बोलने लगा है, थोड़ा ज्यादा हो गया यार। यहां से यहां
तो इसको बोलेंगे एक्साइटेशन। यानी ऐसा नहीं कि हमेशा इसको फोटोन मिलेगा तो वो फ्री हो जाएगा, ये तो बहुत रेयर घटना है यार। अगर इसको कभी फोटोन मिलेगा और इसके मतलब का होगा तो ये फोटोन खाएगा और खा के अपने आप को हायर एनर्जी स्टेट में ले जाएगा, लेकिन वहां ज्यादा देर रुकता नहीं है। मतलब क्या कि वही कि भैया हम प्रवचन करने गए, जब तक सत्संग में बैठे तब तक तो लगा कि हाँ अरे वाह दुनिया की यही सबसे बड़ी सच्चाई, अब हम पूरी जिंदगी इसी थॉट के साथ जिएंगे। घर आए थॉट बदल गए। मतलब ये एक्साइटेशन हायर एनर्जी स्टेट में फोटोन खा के, यानी बाबा जी के प्रवचन सुन के चला तो जाता है पर 10⁻⁻8 सेकंड बाद वापस आता है और फिर से अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। वही रोज का खाना, वही रोज का कमाना वगैरह वगैरह। तो जब ये वापस अपनी स्टेट में आता है तो फोटोन निकालता है, फोटोन निकालता है। तो एमिशन कब होगा? जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो एनर्जी निकलेगी। और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन कब होता है? जब वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है। बात समझ रहे हैं? तो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? कितना खा के ऊपर गया। जैसे बताओ यहां से यहां जाना हो तो कितना खाएगा? 1 से 2 में जाना हो तो इनका जो अंतर है, इनका अंतर है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन 10.2 सॉरी 10.2 एनर्जी का फोटोन दोगे तो ये चला जाएगा। अच्छा 10 वोल्ट का दे दो तो कहेगा हमको मामू मत बनाओ, हम जा ही नहीं पाएंगे, या तो स्टेट बदलेगा या तो नहीं खाएगा। ये इलेक्ट्रॉन बहुत समझदार है। अरे रिच लोग समझदार तो होते ही, ये तभी खाएगा जब वो अपनी स्टेट बदल पाएगा, है ना। हर बाबा को अपना गुरु नहीं बनाते, जो अच्छे से बांधता है उसी को बनाए। 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खा के ये यहां से यहां जा सकता है, ठीक है। जब वापस आएगा तो भी वो इतनी एनर्जी निकालेगा, ठीक है। हालांकि इसके एब्जॉर्ब करने के कुछ रूल हैं और एमिट करने के भी कुछ रूल हैं, अभी उन रूल पे हम लोग बातें करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक्साइटेशन एनर्जी समझ में आ गया है। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो गया? देखो यार, अगर तुम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहे हो तो ये एनर्जी है, तुम चाहो तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो तो जूल में आ जाएगा। यानी एनर्जी को हम जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में बोल सकते हैं। और पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आंसर आया है उसमें इलेक्ट्रॉन हटा के बोलना है, वही पोटेंशियल है। अरे जब पोटेंशियल पूछा है तो तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट थोड़ी बोलोगे, वोल्ट बोलोगे, बट ई हटा के जो आंसर लिखा है वो वोल्टेज का ही लिखा है। क्या जनता समझ पा रही है? सेम एज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जैसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्साइट बाइंडिंग एनर्जी होती है, कोई पूछे आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताओ तो तुम 13.6 वोल्ट बोलोगे। बात समझ में आ गई है? बात क्लियर है? तो अब कहीं से भी कहीं का एक्साइटेशन चेंज लाना हो तो सिंपल इन दोनों के बीच का हमें क्या चाहिए? एनर्जी डिफरेंस। और वो एनर्जी डिफरेंस का मैं एक सीधे फॉर्मूला बता रहा हूं जो सबको सीधे ही समझ में आएगा। ये फॉर्मूला कहां से आया यार? 13.6 सब में था। फॉर्मूला क्या था एनर्जी का? 13.6 Z²/n²। तो Z तो सेम ही रहेगा एक एटम के अंदर, अगर स्टेट बदलेगी n का अंतर आएगा। तो मैंने ये फॉर्मूला किससे किसको घटाना चाहिए सब सोच समझ के लिखा है। यही फॉर्मूला है, बस घटा के लिखा गया। एक बार n स्मॉल का स्क्वायर माइनस एक बार n ग्रेटर का स्क्वायर। स्मॉल से ही ग्रेटर क्यों घटाया? क्योंकि हमें जो एनर्जी का है डिफरेंस लाना है। डिफरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए? हमें ये आंसर पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव तभी आएगा जब यहां ये वाला नंबर कम होगा और ये नंबर क्यों डिवाइड में है, नंबर होगा कम तो ये वैल्यू होगी बड़ी। तो बस ज्यादा से कम घटाना है। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर तुम्हें कोई भी दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस चाहिए तो तुम्हें दोनों ऑर्बिट के नंबर पता होना चाहिए। अब किससे किसको घटाना है तुम्हें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, हमेशा स्मॉलर नंबर इधर लिखना है, ग्रेटर नंबर इधर लिखना है, याद रहेगा। फॉर्मूले का ये लुक कैसे याद आएगा? अरे ये फॉर्मूला नहीं याद है क्या? 13.6 Z²/n², तो Z² कॉमन ले लिया और 1/n1² माइनस 1/n2² है। क्या याद रखना मुश्किल काम है? नहीं है। ये फॉर्मूला किस एटम के लिए है? सारे एटम, क्योंकि Z रखना भी बाकी है। अच्छा ये एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर फ्रीक्वेंसी का बनाना हो तो इसी को किसके बराबर लिख दोगे? hν के बराबर। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूले में यहां h डिवाइड में आ जाएगा। और अगर लेमडा का फॉर्मूला बनाना तो इसी को sc/λ लिख दोगे तो क्या लेमडा का फॉर्मूला आ जाएगा? गंदा सा जो भी आएगा। मैं 1/λ का बना दूं। 1/λ का फॉर्मूला बनेगा
13.6 z स्क्वायर बाई एच सी 1/n स्मॉल स्क्वायर माइनस 1/n ग्रेटर स्क्वायर। और ये आंसर किस में आएगा? ये आंसर 1/n एंगस्ट्रॉम में आएगा। नो 1/मीटर में आएगा, सॉरी 1/मीटर में आएगा। ये पर मीटर यूनिट का होगा। क्यों? क्योंकि ये लैम्डा का नहीं, 1/λ का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी था यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन को 1.6 × 10⁻⁻⁹ जब डालोगे तब ये 1/मीटर यूनिट में आएगा। अभी पूरी बात अब हुई है जाके। अच्छा, अगर मुझे 13.6 ये सारा कैलकुलेशन हम कर लें। अच्छा, एक जेड स्क्वायर भी तो था। हाँ, ये जेड स्क्वायर मैंने यहीं लिख रखा है। अगर ये हम कैलकुलेशन कर लें तो ये एक कांस्टेंट आता है n स्मॉलर स्क्वायर माइनस n ग्रेटर स्क्वायर, और अब ये 1/मीटर में आएगा। और r यहां पर क्या है? ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया है, इस कैलकुलेशन का नाम क्या है? r। और r यहां पर बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। ये वही रिडबर्ग है जिसका अभी नाम थोड़ी देर पहले रिडबर्ग एनर्जी पे आया था, अब किस में आ गया? रिडबर्ग कांस्टेंट में। इसकी वैल्यू कहीं दे रखी 1.097 × 10 की पावर समथिंग। कहाँ दे रखी? कहीं नहीं दे रखी। 7 मीटर इनवर्स। वेरी गुड। इसकी कोई यूनिट है नहीं, तो जो 1/λ की यूनिट होगी वही r की यूनिट होगी। क्या है? हाँ, एक जेड स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं ये फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए बनाना चाहूं तो ये आएगा r 1/n स्मॉलर स्क्वायर माइनस 1/n ग्रेटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? r की वैल्यू शायद कहीं लिखा हो 1/912 एंगस्ट्रॉम लिखी जा सकती है। ऐसे मैं क्यों बता रहा हूं? देखो जरा, r अगर मैं 1/912 लिखूंगा तो ये नंबर सब सॉल्व हो जाएगा, और फिर लैम्डा को पलटेंगे तो 912 को पलटेंगे, तो लैम्डा 912 इंटू समथिंग में आ जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। ये मीटर इनवर्स में है और ये एंगस्ट्रॉम इनवर्स में है। ध्यान दें, ये मीटर इनवर्स में और ये एंगस्ट्रॉम इनवर्स में, तो ये याद रखना ज्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि इसकी भी हेल्प की जाती है जब भी मैं क्वेश्चन देखता हूं, बट ये पता होगा ना तो कैलकुलेशन बड़े जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला किस एटम के लिए है? हाइड्रोजन एटम के लिए। कहीं से भी कहीं शिफ्टिंग हो। अच्छा, ये एब्जॉर्प्शन के लिए फॉर्मूला है या एमिशन के लिए फॉर्मूला है? दोनों के लिए है। क्यों? कहीं से भाई स्मॉलर से ग्रेटर जाओ तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, ग्रेटर से आओ तो भी। बस इतना समझ में आना चाहिए, स्मॉलर से ग्रेटर में जाएगा तो एनर्जी खा के जाएगा, ग्रेटर से स्मॉलर में आएगा तो एनर्जी निकाल के। इतना तो सबको समझ में आता ही, इसलिए साइन का कोई भी चक्कर मैंने बचा के नहीं रखा है कि भाई खाने में साइन ऐसा ऐसा ऐसा, कोई चक्कर नहीं। बस एक फॉर्मूला है, ये हाइड्रोजन सबके लिए और ये हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो नील्स बोर की टीम में रिडबर्ग को 2 बार नाम मिल चुका था, तो बाकी टीम मेंबर सब फ्रस्ट्रेट हो गए यार कि रिडबर्ग को पहले प्रमोशन मिला और रिडबर्ग को ही दोबारा मिल गया, हमारा क्या? तो बोर्ड पे के सामने सबने बाइकआउट करना शुरू कर दिया, काम हम करना बंद कर दिया, सब पेचकस इसका छोड़ के बैठ गए। तो रिडबर्ग ने, नील्स बोर ने सोचा यार कुछ तो खुश करने के लिए करना पड़ेगा, वरना तो ये दुखी हो जाएंगे। तो ऐसा मुझे लगता है स्टोरी देख के कि ये कुछ ऐसे होंगे, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा इन साइंटिस्ट का, बस रदरफोर्ड को, इसको नील्स बोर को नाम देना था। तो आगे जितने साइंटिस्ट के नाम आए ऐसी जगह पे आए, वो जगह देख के ही मुझे लगता है कि जैसे उनकी बेइज्जती करी गई है। पहली बात तो वो जो फॉर्मूला आने वाला है वो केवल और केवल हाइड्रोजन एटम के लिए आने वाला है।
बताओ फॉर्मूला तो यार फ्रीक्वेंसी का भी बन सकता था, वेवलेंथ का भी बन सकता था और जनरल बन सकता था, तो वो जनरल ही हाइड्रोजन के लिए है। ऊपर से फ्रीक्वेंसी का ना एनर्जी का है, एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी भी और लैम्डा, तीन चीजें हो सकती, उनमें से सबको किनारा करते हुए लैम्डा के फॉर्मूले में, यानी हाइड्रोजन के एक्सचेंजेस के दौरान, एक्साइटेशन के दौरान या डी एक्साइटेशन के दौरान जो लैम्डा निकलेंगे वो साइंटिस्ट के नाम पे दिए गए। और उसमें भी अगर कहीं से भी 1 में ट्रांजिशन होता है, यानी एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें, कहीं से भी 1 में ट्रांजिशन होगा तो उसमें 2 और 1 जरूर इन्वॉल्व होगा, और 2 और 1 सबसे ज्यादा एनर्जी का होता है, तो वो सबसे एनर्जेटिक रेडिएशन निकालेगा, वो लाइमन के नाम रखा गया। उस वेवलेंथ की सीरीज को लाइमन सीरीज बोला गया। फिर तो लाइमन खुश हो गया। फिर ये हुआ कि यार एक और साइंटिस्ट था जो उससे थोड़ा कम वैल्यूएबल था, उसने कहा कहीं से भी 2 में ट्रांजिशन होगा तो जो रेडिएशंस निकलेंगे उनकी सीरीज को क्या बोलते हैं, बामर सीरीज। पाशन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, पता नहीं कौन कौन था उसकी टीम में, सबको खुश कर दिया, बस केवल इस फॉर्मूले पे सबको खुश किया गया है। अब टॉपिक को बड़ा करना था, वरना वो नाराज हो जाती कि हमारे लिए तो टॉपिक में कुछ बचा ही नहीं, बस यही है, तो टॉपिक को जबरदस्ती 2 पेज और खींचा गया। तो यहां पर ओके, लाइमन मामन में ये जो दिखाया गया है, ये बेसिकली ट्रांजिशन दिखाया गया है। इससे क्या निकला होगा, वेवलेंथ निकला होगा, ठीक है। और वो वेवलेंथ कितना होगा, मैं यहीं पे ये फॉर्मूला बना दूं, चलेगा? वहां तुम्हें सब कुछ दिया है प्रॉपर, इतने प्रॉपर की जरूरत नहीं थी। ये फॉर्मूला होगा 912 एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिख दूं? हाँ, रिडबर्ग क्या था, 1 अपॉन कम वाला 1 और ज्यादा वाला कुछ भी हो सकता है, क्या कुछ भी हो सकता है, क्या 2 3 4 5। बात समझ रहे हैं? ये कौन सा सीरीज हो गया, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में जो लाइट निकलती है वो मोस्ट एनर्जेटिक होगी, क्यों? क्योंकि उसमें 2 से 1 वाला सबसे बड़ा ट्रांजिशन इन्वॉल्व है, और इससे जो लाइट निकलती है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट निकलती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन की लाइट निकलती है। हम चाहें तो 2 3 रख के हर लैम्डा को निकाल सकते हैं। नहीं, कोई कहे यार इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, बता यार लाइमन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, फर्स्ट मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन का मतलब क्या है, कि वो वेवलेंथ बताना जो बस 2 से 1 वाला ट्रांजिशन के दौरान हुआ है। तो क्या नहीं बता पाओगे फर्स्ट मेंबर क्या होगा, 1/912 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। क्या ये आंसर नहीं निकाल पाओगे? या भैया कर लोगे तो रट लोगे, मैं क्या बताऊं इसमें। कोई पूछे सेकंड मेंबर बताओ सेकंड मेंबर कैसे निकालोगे, हाँ बोलो। 1 स्क्वायर तो रहेगा ही, लाइमन है, यहां क्या होगा 3 स्क्वायर, कुछ नया नंबर आ जाएगा। ध्यान देना, पहले इसको सॉल्व करोगे फिर पलटोगे तब लैम्डा आएगा। कोई कहे सीरीज लिमिट बताओ, सीरीज लिमिट, इसका क्या मतलब होता है? सीरीज लिमिट का मतलब इस सीरीज का आखिरी मेंबर, आखिरी मेंबर मतलब जो इनफाइनाइट से आएगा। इनफाइनाइट मतलब n के बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं, जब n इनफाइनाइट डालोगे तो 1 बाई लेमडा बराबर 1/912 एंगस्ट्रॉम 1/1 माइनस 1 इनफाइनाइट, तो वो बेसिकली पता है कितना आ जाएगा, 912 एंगस्ट्रॉम। ये सीरीज, या रिडबर्ग 1 रिडबर्ग, या इसको हम 1 रिडबर्ग भी लिख सकते हैं। क्या बताओ ये 1 रिडबर्ग की जगह ही तो रखा गया था, 1 रिडबर्ग आता है। क्या लाइमन की कहानी समझ गए? तो अब तुम समझ गए होगे पाश्चन की भी ऐसी ही कहानी होगी, बता बामर की भी ऐसी ही कहानी होगी। बामर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, 912 2 स्क्वायर। तुम चाहो तो इसकी जगह आर भी लिख सकते हो, आर के टर्म में भी फॉर्मूले हो सकते हैं, आंसर्स हो सकते हैं, 1/n स्क्वायर। और अब n क्या क्या हो सकता है, 3 4। कोई बोले यार इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, सेकेंड मेंबर क्या होगा, सीरीज लिमिट क्या होगी, नहीं निकाल पाओगे। क्या यही काम पाश्चन के लिए, ब्रैकेट के लिए, फुंड के लिए, सबके लिए कर लोगे? क्या मुझे पेज भर के दिखाना जरूरी है क्या? सब समझ गए ना यार?
सोचो यार कैसे साइंटिस्ट को खुश किया गया। तो यार ट्रांजिशन के कुछ नियम थे। मैंने क्या बताया कि जब भी वो हायर स्टेट में जाता है तो तुरंत ग्राउंड स्टेट में वापस आता है कितने सेकंड बाद, 10 की पावर, और उस 10 की पावर -8 सेकंड में वो रिवॉल्व करते हुए कुछ चक्कर लगा के वापस आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इस बात की संभावना कि जब कोई एक्साइटेशन स्टेट चल रही हो उसी समय उसको दूसरा फोटोन मिल जाए, इसके चांसेस बहुत, यानी जब भी कोई ग्राउंड ऑर्बिट से जाएगा तो हमेशा कितना फोटोन खा के जाएगा, इतना जिससे वो अगले स्टेट पे पहुंच जाए। बात समझ रहे, उसके बीच का फोटोन वो लेने से मना कर देगा, ये ऐसा नेचर है। और अब 10 की पावर -8 सेकंड में तुरंत वापस आना है फिर से ग्राउंड स्टेट में, तो क्या इस बात के ना के बराबर चांस है कि उसी वक्त उसको कोई दूसरा फोटोन मिल जाए, क्योंकि फोटोन रैंडम प्रोसेस है, किसको टकराएगा किसको नहीं टकराएगा कोई नहीं जानता। तो इसका मतलब कि हमेशा वो पूरा अपना एक दौरे के लिए कहां जाना है ये तय करके चलता है, फिर उस दौरे पे उसको दूसरे दौरा करना पड़ जाए इसके चांसेस नहीं होते। बात समझ रहा है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक्साइटेड है और उसको एक फोटोन और मिल जाए तो वो सुपर एक्साइटेड और एक्साइटेड हो सकता है। नहीं, ये तो हो गया ऊपर जाने का प्रोसेस। ऊपर जाना आमतौर पे एक ही बार एक स्ट्रोक का काम होता है, एक फोटोन खा के एक बार में ऊपर चला गया। लेकिन जब नीचे आता है तो इलेक्ट्रॉन चॉइस बनाता है, वो सीधे ग्राउंड में आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है वो इंटरमीडिएट स्टेट करके ग्राउंड में। कुछ ऐसी बात है कि कंपनी ने फोन किया कि भैया आपको हम टूर पैकेज देना चाह रहे हैं, बताओ कहां जाना चाहोगे। तो समझदार आदमी दूर से दूर का टिकट कटवाता है कि मुझे अमेरिका भेज दो। अब कंपनी ने तो वादा कर दिया तुम जहां कहोगे वहां भेज देंगे, तो उसने अमेरिका भेज दिया। अब समझदार आदमी क्या करता है कि ऐसा है अमेरिका को तो मिल ही गया, तो हम क्या करते हैं 2-3 टूर और बना लेते हैं लौटने के अपने खर्चे पे, क्योंकि लौटना अपने खर्चे पे था, ऐसा कंपनी की पॉलिसी थी। तो वो क्या करेगा, पहले अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया से सिंगापुर, फिर सिंगापुर से इंडिया, ऐसा कुछ रिटर्न जर्नी। तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन का नेचर है। अब यार इसमें कोई ये नहीं कह सकता ऐसा क्यों होता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो एक बार में जाता है, नीचे आता है तो उसके पास चॉइसेस होती है। ठीक है, ये कुछ नियम है। जितने बार ट्रांजिशन करेगा उतने फोटोन निकलेंगे। अब एमिशन क्यों होता है, इसका जवाब मिल चुका है। क्यों होता है, जब फोटोन निकालेगा तो एमिशन होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों पाया जाता है, जब वो खाएगा तो उतने फोटोन की कमी आएगी तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बोर्स की जो भी कमियां थी वो यहां पर दूर हो गई हैं। यहां पे एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रम में वो जो लाइनें मैं दिखा रहा था कि यहां मिसिंग है यहां पे आई हैं, तो वो उनका अपना वेवलेंथ होता होगा, तो हम उसको आमतौर पे उस स्पेक्ट्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन बोल देते हैं, है वो किसी वेवलेंथ का इशारा। स्पेक्ट्रल लाइन क्या है, वेवलेंथ का इशारा। अब एक सिंगल एटम के अंदर सोचो कि कोई n बराबर 4 से n बराबर 1 में लौटना चाहता है, तो कितनी लाइनें निकालेगा, यानी कितने फोटोन निकालेगा ज्यादा से ज्यादा। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन 4 पे यानी अमेरिका में बैठा है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 में आने के लिए कितने, यहां से यहां है, यहां से यहां, यहां से यहां, यानी वो आंसर आ गया 4 - 1 यानी क्या 3। यानी इन जनरल अगर वो nth स्टेट में है तो n - 1 यानी कितना, ये इसका आंसर होगा। इन जनरल उसका आंसर क्या होगा, n - 1। ध्यान रखना यार, nth स्टेट टू ग्राउंड स्टेट में इतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का ये आंसर आना चाहिए सिंगल एटम से। अच्छा, कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि वो nth स्टेट की जगह nth एक्साइटेड स्टेट बोल देते हैं, ये ध्यान रखना। nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब पता है क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n+1th स्टेट। ये बात ध्यान रखना। कोई तुमसे कहे कि यार n+nth एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो nth स्टेट में नहीं है। जैसे कोई पूछे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट, कोई कहते फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब वो फिफ्थ ऑर्बिट में। ध्यान रखना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट में है। तो अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोले तो तुम्हें ऑर्बिट कौन सा मानना है, 4,
और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी 3। तो जो एक्साइटेड स्टेट नंबर होगा वही स्पेक्ट्रल लाइन का नंबर होगा। तो एक्साइटेड स्टेट और ऑर्बिट दोनों अलग अलग चीजें हैं। बात क्लियर है? अगली बात, हमारे पास एक से ज्यादा एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट पे है। एक से ज्यादा एटम है, और जब एक से ज्यादा एटम है तो क्या हर संभावना जो उसके ग्राउंड स्टेट में आने की हो सकती है, क्या इलेक्ट्रॉन उनमें से किसी भी संभावना को फॉलो कर सकता है? नहीं कर सकता। ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है तीनों निकाले, ये पहला में 3 पे जाए और फिर सीधे नहीं, ये हो सकता है पहले इधर जाए, पहले इधर आए और फिर इधर जाए। ये नहीं हो सकता है ना? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सीधे एक बार में इधर आ जाए? इसका मतलब एक एटम के पास एक ही चॉइस है, लेकिन मेनी एटम्स के पास मल्टीपल चॉइस है। मतलब एक एटम ये करे, एक एटम ये करे, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या उतनी ही रहेंगी या बढ़ जाएंगी? देखो यार, 1 2 3, क्या इस प्रोसेस में 3 लाइनें निकलेंगी? ये रिपीटेड है, कवर हो चुकी है, ये उसी लाइन में काउंट होगा, क्योंकि जो स्पेक्ट्रल लाइन नजर आती है वो एब्सेंट या प्रेजेंस की वजह से आती है। तो प्रेजेंस थोड़ा और बढ़ जाए तो भी वो वही कैटेगरी में जाके फॉल करेगा। ये बताओ, ये नया है कि नहीं है? 4 हो गई, ये 5 हो गया, ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, ये 6 हो गया। यानी यार चौथे ऑर्बिट से 6 लाइनें निकली हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन का, स्पेक्ट्रल लाइन का, बाई बल्क एटम। ध्यान रखना ये बल्क एटम है। बल्क एटम से मतलब होता है कि बहुत सारे एटम्स। उसका फॉर्मूला होता है n(n-1/2). ऐसे ये कवर हो चुका है, ये फॉर्मूला है। जैसे इस फॉर्मूले में 4 × 4-1/2, बताओ कितना आएगा? 4 × 3/2 मतलब कितना आ गया? 6 आ गया। 6 लाइनें थी कि नहीं? क्लियर है भाई? तो जो भी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें संभव हो सकती हैं वो ज्यादातर चीजें मैंने बता दी हैं। फिर भी कुछ चीजें जो स्किप हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कवर कर लेंगे अगली क्लास में। एक बात तो समझ लो यार, तुम लोगों को अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि जितना तुम क्वेश्चन करने में डिले करोगे, टॉपिक तुम्हारे हाथ से उतना खिसकता जाएगा और अगली बार मुश्किल होता जाएगा। तो फिजिक्स ऐसी चीज है यार, बिना प्रैक्टिस के वो तुम्हारी नहीं होती है। वो तभी तुम्हारी होगी जब तुम प्रैक्टिस करोगे। तो भैया करो जाके, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ यहीं से करके जाया करो। मतलब जिसको लगता है कि हम घर जाके गुमराह हो जाएंगे, स्टेट बदल जाएगी, उनके लिए। बाकी तो इसके सारे क्वेश्चंस करना है और अगली क्लास में हम लोग न्यूक्लियर करेंगे। एक्सरेज पढ़ना है, देखते हैं अगली क्लास।